कई बार तो स्कूल में भी 27 रैंक नहीं आई थी, क्लास में भी। तो आज एक 27 रैंक आ गई ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सर जब खेतों की फसल की कटाई होती थी तो स्कूल से आते खेतों में भी जाते थे, संडे को खेतों में भी काम करवाते थे। चाहे आपसे मैं चाहे पढ़ने में कितना भी अच्छा रहा हूँ या फिर कितना भी एवरेज रहा हूँ, लेकिन कई बार आपकी लिमिट्स आपको अलाउ नहीं करती हैं बहुत बड़ा सोचने को। और सर जीएस उस टाइम में एक सर बहुत बड़ा हर्डल था सर मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, एक जाके एक दिन ही हमारे जीवन में क्रांति ले आएगी। तो 12 तक हिंदी मीडियम में हो, आप अचानक से आप स्विच नहीं कर सकते। आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते कि आप बहुत सारे दोस्तों से आगे निकल जाओगे। सर मैं जीडी का आपको बताता हूँ कि जीडी में मेरे पास इतना कंटेंट होता था पर मैं कभी डिलीवरी नहीं कर पाया सर। उसके बाद सर मेरा पूरे दिन का रूटीन होता था पीवाईक्यू, न्यूज़पेपर और फिजिकल फिटनेस। मैं सर क्योंकि सर मैंने तो उन लोगों से कम्पीट कराया जो 8 से 8 तक लाइब्रेरी में बैठते थे सुबह से शाम तक। मेरे को देख लो 21 में सपना देखा था फौज में जाने का, 25 का अटेम्प्ट में पूरा हुआ है। ठोकर खा के समझ आता है, किसी को बादाम खा के समझ आता है। सर तो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई फेक है, हमारा नाम ही नहीं है, तेरे तो 27 रैंक है। मेरे लाडला भाई का ना होगा तो ठीक का होगा भाई। नमस्ते बेटा, खुश रह बेटा, ऐसे बोला उन्होंने। तो सर वो मतलब वो तो सर मोमेंट बन गया मेरी लाइफ का ना, कि क्योंकि जब एनआईटी से ग्रेजुएट होकर आप बैंक में नौकरी करते हो, एक ग्रुप सी की नौकरी करते हो सर, बहुत आने होते हैं सर। जब जब ये सब कर रहा होता है ना तो माँ बाप के गर्दन पे तलवार लटकी रहती है सर, कभी भी वो तलवार चल सकती है। ऐसे मैंने वो लोग देखे जो सामने उसके आगे आगे वो लोग चल रहे थे, जो एक टाइम से बोले थे कि ये तेरा लड़का है, तेरे को तेरी जिंदगी खराब कर देगा। वो लोग नहीं बोलता था लाडले भाई का हो जाएगा, लाडले भाई। सो हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है अंकित, ऑल इंडिया रैंक 27 सीएफएपीएससी 2025। अंकित, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। क्या चल रहा है जीवन में? 7 अगस्त को वो रिजल्ट आया, 27 रैंक पे आपको अपना नाम मिला। एंड उसके बाद से जो चीजें बदली है जीवन में, एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। सर देखो, जैसे जिस हिसाब से एफर्ट्स कर रहा था मैं, बाकी मेरे दोस्तों का भी जो सपोर्ट था उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन सर लगने में और रियलिटी में होने में सर बहुत फर्क मेरे को महसूस हुआ सर। सर मैंने पहली बार मेरे को लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। हम सर डेली कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, अपने कुछ छोटे छोटे हमारे जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। लेकिन सर ऐसी जैसे यूपीएससी को एग्जाम करवाती है, यूपीएससी का एग्जाम सर अपने आप में क्रैक करना सर अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। तो उस एग्जाम में ऑल इंडिया 27 रैंक सर, उसके उसके आने के बाद सर मेरी नहीं बोलूंगा, मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी लाइफ चेंज हो गई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर। मतलब बिल्कुल। मेरे घर वालों की, मेरे भाई बहन की, मेरे दोस्तों की। मतलब उन जैसे एक होता है ना कि सर अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है, अगर आप उस चीज को अचीव कर लेते हो तो सर उनको सर बहुत फक्र होता है आप पे। मतलब वो आपको मतलब अपने आप को आपसे रिलेट करते हैं। तो सर अभी मेरे चारों तरफ सर बिल्कुल पॉजिटिविटी है सर। और मैं इस मोमेंट को के लिए सर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मैं इस मोमेंट को सर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। वैसे अभी बिल्कुल। तो सर यही चल रहा चलिए अंकित, बहुत बढ़िया। पूरी बात करेंगे जो भी आपकी जर्नी रही है, जो भी आपके स्ट्रगल्स रहे हैं। है। शुरुआत करता हूँ। अंकित, पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए कि अंकित कौन है, डिफाइन अंकित। सर अगर हम बात करें एकेडमिक्स में तो अंकित एक एनआईटी उत्तराखंड का ग्रेजुएट है, जिसने 2021 में वहां से ग्रेजुएशन की। उसके बाद में उसने उसका क्योंकि वो झुंझुनू से है तो उसको मिलिट्री में जाना है। हम्म। तो वो सीडीएस के लिए अपियर होता है, कैट के लिए अपियर होता है। पर अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हो पाता है फाइनली। और क्योंकि वो एनआईटी से ग्रेजुएट है तो जॉब लेना भी उसकी प्रायोरिटी होती है। तो अगर वो 2 या 3 बार में रिकमेंड एसएसबी में नहीं होता है तो वो ऑप्शन भी उसी टाइम में सर्च करने लग जाता है। तो वो सबसे पहले बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है पैरेलली। हम्म। क्योंकि एक जरूरी है सर, अगर आप सही टाइम पे सही ऑप्शन को टैप नहीं करोगे तो आपसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग की एग्जाम क्लियर की। उसके बाद मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में सर अभी मैं एक ईएसआईसी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहा हूँ। और अभी मेरा एआईआर 27 रैंक आई है जैसा आपने बताया। ये तो सर हम्म। एकेडमिक्स हुआ। अगर मैं इन पर्सन बात करूं तो सर मैं एक ऐसा इंसान हूँ, या मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं हमेशा छोटे छोटे गोल्स के लिए मैं वर्क करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि जो छोटे छोटे एक्शंस आपके लाइफ में, छोटे छोटे जो इवेंट्स आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएंगे। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शायद वो छोटे छोटे एक्शन या मेरे छोटे छोटे गोल्स होंगे, चाहे वो फिटनेस में होंगे सर, चाहे पढ़ने में होंगे, चाहे किसी भी चीज में होंगे, छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करने में होंगे, कि आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। बिल्कुल। अंकित, पहले मैं तुम्हारे शहर के बारे में जानना चाहूंगा। वो मेरे जो आपका शहर है झुंझुनू, वो मेरे शहर के भी बिल्कुल पास में है। तो अपने जी शहर के जी बारे में क्या सोचते हो आप? क्योंकि आप बाकी बहुत जगह घूमे होंगे, दिल्ली गए जी होंगे, सर। बहुत जगह आपने ट्रैवल किया होगा। तो अपने जी शहर के बारे में क्या अलग लगा आपको? सर, जब से चीजें जानने लगे हैं सर हम तो हमने तो लोगों को वर्दियों में ही देखा है सर वहाँ पे। हमारे सर गांव के आस पास में भी हम अगर देखेंगे तो लगभग 6 से 7 शहीद जो लोग हैं उनकी मूर्तियां हैं। तो सर हमारे लिए तो वही मोटिवेशन था। मैंने पहले भी एक जगह बोला था कि 12th में मैंने नॉन मेडिकल लिया तो सर मेरा कुछ भी जेई वगैरह का भी कोई गोल नहीं था सर, पता भी नहीं था कि जेई कोई एग्जाम होती है। मैंने नॉन मेडिकल इसलिए लिया कि मैं मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी और आ जाएंगी, आर्मी के साथ साथ मैं नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकूंगा।
तो सर ऐसा शहर है सर झुंझुनू। मेरे से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया कि झुंझुनू के बारे में एक चीज बताओ जो हम सुनना चाहते हैं आपसे, और एक चीज ही बतानी है। तो मैंने उनको यही बोला कि सैनिकों का जिला कहते हैं सर इसे। तो उन्होंने बहुत अच्छा मोनोलॉग दिया, शायद एक्स सर्विसमैन रहे होंगे वो। तो उन्होंने बताया कि कितने वहाँ पे सर्विंग पर्सनल है, कितने रिटायर्ड है, कितने वहाँ पे शहीद हैं, और सोल्जर टू वहाँ का पॉपुलेशन रेशियो कितना है। तो सर ये एक प्राउड होता है सर। आप मतलब देश के किस, मैंने मतलब बहुत सिटीज में सर पढ़ाई भी करी है, मैंने वर्क भी करा है सर। वहां मैं कहीं भी से मेरे को ऐसे आसपास बताने की जरूरत नहीं, मैं झुंझुनू बोल देता हूँ तो समझ जाते हैं कि कहाँ से है ये। तो सर ये एक अपने बिल्कुल आप में फक्र की बात है सर। झुंझुनू बहुत सारी चीजों के लिए भी फेमस है। तो सर यही है, बहुत अच्छा शहर है सर, हमें प्राउड होता है हम झुंझुनू से है। बिल्कुल बिल्कुल यार। स्कूलिंग कहाँ से हुई और स्कूल डेज में आप कैसे स्टूडेंट थे? सर स्कूलिंग तो मेरी सर हमारे ही जिले में एक ब्लॉक है गुड्डा गोड़ जी, मेरी वहीं से जो प्राइमरी और जितने मतलब कि 12th तक स्कूलिंग वहीं से हुई है। और सर स्कूलिंग में मैं एवरेज स्टूडेंट था सर। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि मैं बहुत ही टॉपर स्टूडेंट था कि टीचर की नजर में कि बहुत टॉपर है। मैं कल एक अभी थोड़े दिन पहले कहीं पूछ रहे तो मैं बता रहा था कि सर मेरे कई बार तो स्कूल में भी 27 रैंक नहीं आई थी क्लास में भी। तो और आज 27 रैंक आ गई ऑल इंडिया लेवल पे। तो सर ये होता है कि कई बार जिस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, जो हमारा दिमाग होता है इतना मेच्योर नहीं होता है, उनको हमें पता नहीं चलता कि पढ़ाई रियल में कैसे करनी है। क्योंकि सर कई बार जो हम जो रियल जो किसी की सक्सेस है वो सिर्फ एकेडमिक्स में मेजर करने लग जाते हैं सर। तो वैसा नहीं करना चाहिए सर। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था सर। मतलब स्पोर्ट्स में भी ठीक थे हम, घर पे भी, क्योंकि एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सर जब खेतों की फसल की कटाई होती थी तो स्कूल से आते खेतों में भी जाते थे, संडे को खेतों में भी काम करवाते थे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। गाँव के थे, जब छुट्टियां होती थी तो हम खेत, गाँव के खेत, जैसे हमारे फसल कट जाते तो खेत में पिच बनाने लग जाते थे कि क्रिकेट के, भाई दिवाली की छुट्टियां आ गई, अब 1.5 महीने की छुट्टियां हो गई हमारी गर्मियों की, तो क्रिकेट खेलेंगे सुबह शाम। तो सर ऐसे स्टूडेंट था कि जिसने हर एक जो लाइफ का एक मोमेंट, एक एक मोमेंट उसको एंजॉय किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे घर वालों के साथ हो सर। सर अब मैं तो बाहर रहता हूँ तो मेरे को चीजें याद आती हैं कि घर का खाना कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी सारी चीजें सर बहुत इंजॉय किया सर। वो होली का होली जब भी आती थी उसके पास सरसों की कटाई होती है और वो धासे जी सर। धासे काटे हाँ। होंगे ना? दांत से काटते हैं सर, वो हाथों में आटन हो जाते थे सर। सर सारा एक्सपीरियंस है, मतलब यही है कि बस चलता गया सर, चलते गए छोटे, वो मैं आपको पहले भी बोल रहा था सर, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल वो एक दिन इकट्ठे होकर इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उनको प्रोसेस भी नहीं कर पाते हो कि आपने इतना अचीव कब कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार, जो ये मोमेंट्स है ना जी, खास करके ये जो, क्योंकि आज की जनरेशन शायद इतनी वो नहीं है जो कि खेतों में, जो मतलब आजकल के जी जितने सर। बच्चे हैं, जो चाहे हमारे जी सर। कजन्स लगा लो, वो लोग अभी खेतों में हाँ। इतना नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो हाँ हमारा सर। टाइम था ना, जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर वाले दराती तो देते नहीं थे काटने के लिए सरसों को, हाँ। लेकिन वो कहते थे बाकड़ी ले ले और धासे हाँ। काट लो तुम लोग। हाँ तो सर, बिल्कुल ये सर। काफी मेमोरीज रही होंगी आपकी भी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं प्रॉपर सर एक किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ सर। सारी ये चीजें करी हमने। हमने बाजरे के खेतों में निनाण भी करा, हमने फसल की कटाई भी करी है, हमने सरसों के दासे भी तोड़े काटे हैं सर, सारी चीजें करी हैं सर। सही है, सही। और फिर ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ा गेहूं होगा की जो तो। बालियां होती है उसको हम्म, सेक सेक के भी खाया है। हाँ चने भी, बिल्कुल। चने के जो घोड़े बनाते हैं वो भी करके खाया है सर, सब कुछ किया है। नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस सारा कुछ आपने किया है। अंकित, जैसे आपने बताया कि आप स्कूल डेज में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, क्लास 11 ट्वेल्थ के दौरान और 9 10th के दौरान आप दिमाग में क्या सपना रखते थे कि यार मेरे को जीवन में क्या करना है? सर सपना तो यही था, मतलब 9th और 10th में तो यही था कि 9th में थे तो तब ये था कि 10th के सिलेबस पहले स्टार्ट कर देना, क्योंकि 10th में अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो हम्म। सर उस टाइम तो, क्योंकि ये है ना सर, जैसे अगर मैं गांव से आता हूँ ना सर, तो वहां पे ना, हम चाहे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए ना, दिमाग पे थोड़ी बंदी से होती है सर। आप इतने, आपकी जो थॉट्स होती है इतनी लिबरल नहीं होती कि आप बहुत बड़ा सोच पाओ। चाहे आप सर, मैं चाहे पढ़ने में कितना भी अच्छा रहा हूँ या फिर कितना भी एवरेज रहा हूँ, लेकिन कई बार आपकी लिमिट्स आपको अलाउ नहीं करती हैं बहुत बड़ा सोचने को। आपके जो थॉट्स हैं वही हो जाते हैं कि मेरे को 10th में 80% बनानी है। फिर जब आप 12th में होते हो तो 11th में ये बर्डन आ जाता है कि मेरे को 12th का पहले से सिलेबस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मेरे को 12th में अच्छी परसेंटेज बनाना है, तभी मेरा नेवी का कॉल लेटर आएगा, तभी मेरा एयरफोर्स का कॉल लेटर आएगा। हम्म। वहां तो सर जैसे हमारे से पूछते थे 11th में कोई आ गया बाहर से कि आप क्या बनना है, सर नेवी में जाना है। अब ये भी नहीं पता था कि नेवी में क्या बनेंगे, जाना है बस सर आगे, कौन सी एंट्री में जाना है कि क्या होगा। वो तो 12th पास करने के बाद जब हम फॉर्म भरने लगे तब पता चला कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप जैसी कोई चीज होती है नेवी में, एसएसआर जैसी कोई चीज होती है, डबल ए कोई जैसी कोई चीज होती है, एमआर जैसी कोई चीज होती है, वो तो पता ही नहीं था सर। क्लास 12th के बाद फिर जैसे आपने क्लास 12th पास आउट किया, देन उसके बाद कैसे अपने करियर को प्रोसीड किया? सर क्लास 12th पास करने के बाद में सर
भगवान की कृपा से सर थोड़ी अच्छी परसेंटेज बन गई थी सर मेरे। हम्म, तो पीसीएम में भी 95% थी मेरे। तो हमारी साइड सर सीकर हमारे पास पड़ता है सर। बिल्कुल। तो सीकर एक राइजिंग हब है कोचिंग्स का। तो वहां से जैसे कोचिंग वाले ऐसे होते हैं कि उनकी टैलेंट सर्च ऐसे कुछ एग्जाम होती है सर सब कोचिंग वालों की। हम्म, तो वो ऐसे होता है कि जैसे आसपास में जितनी स्कूल्स है उसमें जो अच्छे बच्चे हैं जिनके बढ़िया परसेंटेज बनी है तो उनको हम्म, वो उनके घर पे आते हैं उनके घर। क्योंकि सर मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि बच्चे सोच ही नहीं पाते कि जेई जैसी कोई चीज बिल्कुल। है। तो कोचिंग वाले आपके घर पे आते हैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठते हैं आपके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे की इतनी परसेंटेज बनी है, ये मतलब टैलेंटेड है, तो आप इससे जेई की तैयारी करवाइए, हम आपकी इतनी फीस माफ कर देंगे, आपके बच्चे को ये फैसिलिटीज देंगे हम, लोगों से हम इतनी फीस लेते हैं लेकिन आपसे कम लेंगे, लेकिन एक बार आप हम्म, तैयारी करवा के देखिए। मतलब और साथ में जैसे आप हमारे आसपास में गांव में कोई जिसने कुछ अचीव कर रखा हो इसी फील्ड में, जैसे कोई एनआईटी में पढ़ रहा हो पहले से आईआईटी में पढ़ रहा हो, तो ऐसे बच्चे को ऐसे को साथ लेके आते हैं तो वो बताते हैं सारी चीजें। तो सर ऐसा कुछ बताया मेरे को। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो एक दिन आप आइए कोचिंग में हमारी क्लास लेके देखिए। तो फिर वहां हम गए तो हमें वहां देखा तो ऐसे चकाचौंध सीख कर पहली बार गए कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं। आईआईटी जेई जैसी कोई चीज भी होती है। वहाँ पे 200 200 300 300 क्लास स्टूडेंट थे क्लास में, उनके साथ बैठे हैं सर, पढ़े हैं एक दो दिन। फिर लगा कि हाँ ये तो वही चीजें जो हम 11th और 12th में पढ़ रहे थे, तो एक बार कर लेनी चाहिए। फिर हमने सर लोगों से पूछा है क्योंकि उस टाइम इतना एक्सेस नहीं था चीजों का। तो सर हम्म। थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ भाई यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो क्यों ना हमें इसको यूज किया जाए। तो सर इससे फिर वहाँ एडमिशन लिया सर फाउंडेशन में जो सिक्कर में। उसके बाद में वहाँ तैयारी करी। तो बस फिर उसके बाद में पढ़ते गए सिलेक्शन हो गया, फिर एनआईटी उत्तराखंड मिली सर मेरे फिर उस टाइम आपका टारगेट कुछ ऐसा था कि मेरे को कॉर्पोरेट में और बड़ी बड़ी कंपनियों में पैकेज लेना है, ये करना है? को। सर ये बोलते थे कि अगर आप एनआईटी और आईआईटी से पढ़ लेते हो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। जैसे सर मैं एक आपको वो बताता हूँ कि ना, जैसे सर किसान परिवार से आते हैं तो एनआईटी आईआईटी में फीस चाहे नॉर्म मिनिमल ही हो, लेकिन हम्म, घर वाले इतनी जैसे फीस ना, हॉस्टल फीस वगैरह भी कई बार ऐसे होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बोलते हैं कि थोड़े थोड़े किसी से लेके दे देंगे फिर बाद में दे देंगे, कि भाई फसल की कटाई होगी तब दे देंगे, बाजरा बेचेंगे तब दे देंगे किसी के। हम्म, तो जब मैं एमएनआईटी जयपुर में सर काउंसलिंग करवाने गया तो वहाँ ऐसे जैसे बैंक्स वाले अपना वो सर लगा के रखते हैं अपना स्टॉल टाइप का, वो बताते हैं कि ये एजुकेशन लोन ऐसा कुछ होता है। तो मेरे साथ एक मेरे चाचा जी गए थे तो हमने पूछा कि एजुकेशन लोन कैसे देते हो ये वो। तो उन्होंने एकदम से उनसे पूछ लिया कि अगर नहीं चुकाया तो। बोला अगर एनआईटी से पढ़ के भी नहीं चुका पाया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब फिर वो बताने लगे कि एनआईटी आईआईटी से आप पढ़ लेते हो तो आप बेरोजगार तो नहीं रहोगे। सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ वो था नहीं, मतलब ये श्योर था कि और जैसे मेरे एक दो सीनियर्स थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि जहाँ पे हम अभी है ना, मतलब जिस चीज में है कि हम सिर्फ पढ़ाई में ही है, आप इस एक बार अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ना कि सिर्फ पढ़ाई की, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कर सकते हो, इतने सारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो सर मेरे को जॉब से ज्यादा ये वाली चीज हिट करी कि यार 12th तक तो इतनी हमने कुछ चीजें करी नहीं, पढ़ाई में ही रह गए, पढ़ स्कूल में तो कभी ग्राउंड भी नहीं था ना कोई स्पोर्ट्स था। जैसे जैसे आजकल के सारे स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी होती है कि एक गेम भी आप अडेप्ट कर सकते, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हम मतलब हम तो सिर्फ पढ़ने में रहे सर, 8 बजे गए तो शाम को स्कूल से फिर पढ़ के आए, कोई गेम्स वगैरह नहीं थे सर। तो मेरे को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, अगर टैलेंट है तो हमें पढ़ के एनआईटी में एडमिशन लेना चाहिए। कम से कम 4 साल में वो इतना कुछ कर लेंगे कि आपका खुद के लिए कि कोई ये सारे कॉर्पोरेट वगैरह है ये, मतलब सर उस टाइम थोड़ा दिमाग ऐसे थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो गया था इन पॉजिटिव वे। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, इसलिए मैंने इतना एफर्ट डाले सर, फिर हुआ। और सर बहुत कुछ दिया सर एनआईटी ने, तो मतलब मेरी मतलब कि 180 डिग्री चेंज कर दी पर्सनैलिटी। कैसे चेंज हुई, क्या क्या चीजें बदलाव आई आपको? सर सबसे पहले सर वहाँ पे एक इतनी डाइवर्स वो होता है ना, ओरा होता है वहाँ का, कि आप किसी भी स्टेट की एनआईटी में हो तो वहाँ से सर लगभग मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टेट मिस होता है कि वहाँ कैंडिडेट नहीं आते हैं। उनकी एक अलग उनका एक अलग कल्चर होता है, उनका एक अलग मेंटल स्टेटस होता है। अगर आप जैसे आपके रूम, अगर आप 4 जने हो रूममेट हो और चारों अलग अलग स्टेट से हो, कोई अपने किसी त्योहार पे गया वहां से कुछ लेके आ रहा है, किसी की सर सोचने की कैसी एबिलिटी है, किसी का कैसा माइंड है, अगर आप उनसे हम्म, बात करते हो तो पता चलता है। जैसे सर इस यूपीएससी के बारे में मेरे को एक मेरे रूममेट से पता चला, जैसे यूपीएससी की कोई एग्जाम होती है, किसी जैसे एग्जाम्स के टाइम में हम कैसे हेल्प करें एक दूसरे की। मैं सर वॉलीबॉल में इंटरनेट ही खेल चुका था उस मतलब कि मेरे कॉलेज में। अभी मैं मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें खेल के आया हूँ, नॉर्थ जोन जो गेम्स हुए थे दिल्ली में। सर मेरे को कॉलेज में जाने से पहले वॉलीबॉल पकड़ना भी नहीं आता था कि वॉलीबॉल में कैसे क्या करते हैं सर, सही बताऊं तो। मेरे को सर ऐसा एक गेम दिया है एनआईटी ने सर कि मैं आज कहीं भी मैं खेल सकता हूँ, अच्छा खेलता हूँ सर मैं। तो सर ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर में सर ऐसे दोस्त दिए। एक ट्रैकिंग मेरी हॉबी है तो वो वहीं से दी, क्योंकि एनआईटी उत्तराखंड में था मैं, तो वहाँ पे हम ट्रैकिंग किया करते थे सर। और सर पर्सनैलिटी में तो सर आप इतने मेच्योर हो ही जाते हो, और कल एग्जाम आज रात को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे जो एसआरटी होती है ना सर, तो वो बंदा कहीं ना कहीं वहीं से सीख रहा होता है कि इतने इतने बिल्कुल। इंटेंस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करते हो।
बिल्कुल बिल्कुल यार, एनआईटीज आईआईटीज ना मतलब पूरा बदल देती हैं लोगों को, और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें सिखा देती हैं कि आपको हर हालात के अंदर आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, वो सबसे पूरी जीवन में सबसे बेस्ट रहता है। बिल्कुल सर, सर वो बोलते हैं ना कि एनआईटी और आईआईटी इंजीनियर के अलावा आपको सब कुछ बना देती सब है। कुछ बना देगी। बिल्कुल सही बताया आपने। यूपीएससी का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सर जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले मैं सीडीएस के लिए अपियर हुआ था सर। हम्म। क्योंकि एनडीए मैंने 12th के बाद में एनडीए दिया था, लेकिन सर मैं क्योंकि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और सर जीएस उस टाइम में एक सर बहुत बड़ा हर्डल था सर मेरे लिए, मैं हम्म। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं हम्म। मैथ्स जो दो पेपर होते हैं, मैथ्स वाला पेपर कर लेता था सर, पर मेरे को जीएस बिल्कुल भी नहीं आती थी सर उस टाइम में। क्योंकि सोशल साइंस में भी कम मार्क्स थे और इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो पाया सर, कभी कभी पता ही नहीं था कि ये जो सोशल साइंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, एक जाके एक दिन ही हमारे जीवन में क्रांति ले आएगी। तो ये तो सर पता ही नहीं था ये सारी चीजें। तो एनडीए सर दे नहीं पाए, जाना वहीं था लास्ट में। तो फिर सीडीएस की तैयारी करने लगे सर। सीडीएस का एक अच्छा सा मतलब कि ये चीज है ना कि अगर किसी की जीएस थोड़ी सी वीक है ना, तो उसको 20 मार्क्स चाहिए 100 में से। तो वो थोड़े से अगर करंट अफेयर कर लेगा, थोड़ी सी एक पॉलिटी कर लेगा, तो वो सीडीएस की कट ऑफ निकाल सकता है आराम से, और बाकी इंग्लिश में और मैथ में अच्छा स्कोर कर ले। हम्म। तो ये मेरे को सही लगा, तो मैंने ये दिया, तो मेरा सीडीएस क्लियर हो गया उसमें। ओके। और फिर उसके बाद में एफ कैट दिया। आप ब्रेक ले लो। तो हाँ, तो उसके बाद में सीडीएस दिया, तो सर सीडीएस में के लिए जीएस पढ़ने लगे थोड़ी थोड़ी। हाँ तो ठीक है सर, अभी कैमरा हाँ ठीक हाँ, है। सब सब ठीक सब ठीक। हाँ, कोई आ गया था सर सीडीएस के लिए। जीएस पढ़ने लगे, तो उसके बाद में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा सर। मैंने स्टार्टिंग पॉलिटी से करी सर, तो हम्म। बहुत अच्छा लगा। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो, जैसे एक SLV वीर करके सर है, तो उन्होंने पूरी पॉलिटी डाल रखी है सर, बेसिक से ही। तो मैंने वो वीडियोस देख लिए। और कुछ टाइम कोविड था सर 20 में, तो कुछ काम भी नहीं था सर ऐसे। मतलब कोविड ऐसे टाइम था कि जहाँ पे सोच सकते थे कि करना क्या है सर, क्योंकि टेक्निकल में तो थोड़ा सा पल्ला सर हल्का ही लग रहा था। क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो कोविड में ही हुए थे गूगल मीट पे। तो लग नहीं अच्छा। रहा था कि कुछ बन पाएगा टेक्निकल में। तो लगा था कि इधर ही जाना पड़ेगा दोबारा, जहाँ से रूट्स है वहीं जाना पड़ेगा सर, रूट्स तो अलग कर ही नहीं सकते तुम। तो सीडीएस दिया सर, सीडीएस हो गया सर, फॉर्चुनेटली पहला अटेम्प्ट में क्लियर हो गया सर। एफकेट भी हो गए सर। तो सर मतलब शायद 2 या 3 एसएसबी दिए होंगे मैंने। हम्म। तो लगा था कि हाँ, स्क्रीन इन भी हुए सर, पर रिकमेंड नहीं हो पाए सर। बहुत सारी होती हैं चीजें वहां पे सर, 3 स्टेजेस होती हैं। आप वो भी नहीं कर सकते कि आपने गलती कहाँ करी है। तो उसके बाद में सर जैसे ही पता चला कि यूपीएससी ऐसे करवाती है, फिर पता चला कि एसएसबी थोड़ा सा हर्डल बन रहा है सर। क्योंकि 12th तक हिंदी मीडियम में हो, आप अचानक से आप स्विच नहीं कर सकते। आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते कि आप बहुत सारे दोस्तों से आगे निकल जाओगे। सर मैं जीडी का आपको बताता हूँ कि जीडी में मेरे पास इतना कंटेंट होता था, पर मैं कभी डिलीवरी नहीं कर पाया सर। चाहे कोई भी नोर छोटे से छोटे सब्जेक्ट से लेके, मतलब टॉपिक से लेके बड़े से बड़े टॉपिक पे सर, इतना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया था मैं कि मेरे को समझ आने लग गई थी चीजें, या फिर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने लग गया था। लेकिन सर डिलीवरी नहीं कर पाए, लैंग्वेज बैरियर था एक सर। मेंटल मेंटल थॉट्स होती हैं सर, कि इतना डाइवर्स आप सोच भी नहीं पाते हो। तो क्योंकि वो रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बैरियर था। उसके बाद में और जॉब्स की तरफ करने लगा ट्राई, तो वहाँ हो गया, क्योंकि वहां सर इंटरव्यू वगैरह नहीं था। तो लगा कि हो जाएगा एक बार सर। जो बेरोजगारी वाला है, तो सर वो बहुत जरूरी है सर। आपको पता है, आप भी कैसे वहीं से बिलोंग करते हो, तो आपको पता है कितना जरूरी सारी चीजें हैं सर। फिर उसके बाद में सर पता चला कि जब सीडीएस कर रखा है, तो सीडीएस जैसा ही एग्जाम है सर, वही सारी चीजें आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, पर जीएस का थोड़ा वेटेज है। पर ये सर कि एक सपना है, वहीं जाना है। तो अब जीएस चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, अपनाना पड़ेगा इसको सर। तो सर तो सर अब उसको अपनाया था बिल्कुल। और मतलब बहुत सर, बहुत मेहनत करी मैंने सर। 23 में मैं जॉब लग गया था, मतलब स्टेबल जॉब थी मेरी ये। उसके बाद मैंने सर 23 से स्टार्ट किया। मतलब इतने बेसिक से बेसिक सर, बेसिक स्टार्टिंग में सिर्फ रिसोर्सेज पढ़ने लगे तो पता नहीं था। उसके बाद में वही है ना कि सर आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते जाते हो, आपको बताते हैं कि पीवाईक्यू जैसी कोई चीज होती है। ठीक है। और न्यूज़पेपर भी, जैसे एक तो होता है सर एनालिसिस देखना, एक आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर से क्या एनालाइज करते हो, कि जैसे आप कोई ऑथर लिख रहे हो तो आप वहां से इंट्रो कैसे उठाते हो, कंक्लूड कैसे करना हो कैसे उठाते हो। तो ये सर, ये थोड़ी थोड़ी चीजें सर वहां से समझ आने लगी। और जीएस को और अच्छे से किया सर, बेसिक्स अच्छे करे सर। कि आजकल वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही यूपीएससी पिछले 1-2 साल से सर। तो ये थोड़े से मतलब कि जो मेंटल प्रोसेस है उसको चेंज किया। और सर जीएस अच्छे करी, और इंट्रोड्यूस तो सर पहले ही हो गए थे। पर ये था कि सर सक्सीड एट द एंड हो ही गए सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे वापस से जाना चाहूंगा। जी सर। आपने बताया कि 2023 में आपके पास एक स्टेबल जॉब थी। जी सर। उसकी क्या जर्नी है, क्यों आपने वो जॉब स्टार्ट, मतलब क्यों आपने वो जॉब ली, एंड देन उसके बाद क्या कमी महसूस हुई कि यार ठीक है अब सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करना है? एंड एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि क्या आपने कभी सीएससी के लिए कभी पहले सोचा कि मैं सीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा? सर जॉब का तो ये है कि इससे इससे डिपार्टमेंट से पहले मैं आईबीपीएस भी मेरा क्लियर हुआ था। मैंने बैंक में भी 3.5 महीने नौकरी करी है सर, इंडियन बैंक ओके। में। और ओके। सर सीएपीएफ का सर क्लियर था मेरे पहले से भी कि सीएपीएफ देना है। हम्म।
लेकिन ये था कि सर इतना सिलेबस नहीं हो रखा था। मैंने पहले भी बोला कि जीएस एक बड़ा वेटेज है सर सीएपीएफ में। और आपको जीएस ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल बुक से पढ़ ले गए कर ले गए, वैसी जीएस नहीं आती है सर। इसमें साइंस भी आती है, चाहे 9th और 10th की आती हो, लेकिन सर बिल्कुल ऐसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस आती है सर एनसीईआरटी से। बिल्कुल। सर एक होता है ना कि अब हम बहुत सारे मेरे दोस्त देखता था मैं कि वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो 1-2 साल बाद ऑप्शन बी खोजने लग जाते हैं सर। और सर जरूरी भी है सर खोजना। मैं तो मानता हूँ कि अगर चाहे वो किसी कैसे भी परिवार से बिलोंग करे, ऑप्शन बी खोज लेना चाहिए सबको, चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो। तो मेरे को ये लगा कि यार मैं जब उतर ही गया हूँ ऑप्शन बी वाले फील्ड में पहले, तो पहले ऑप्शन बी ही फाइंड कर लेता हूँ मेरा। कम से कम फिर उसके बाद में एक टेंशन तो खत्म हो जाएगी मेरी लाइफ से कि मैं मेरी जॉब नहीं है या फिर मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं। तो सबसे पहले सर मैंने यही इंश्योर किया। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी सर। और एक थोड़ा सा फायदा ये है सर, जो भी एग्जाम्स होती हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, जो कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होती है उसमें सर जो बेसिक सिलेबस है वो जीएस है, रीजनिंग है, मैथ और इंग्लिश है। सर मैंने जो तैयारी करी थी तो मैंने ये करी थी कि मैं ये चारों सब्जेक्ट करूंगा। और मैं इस वे में करूंगा कि जिस एग्जाम में लिख गया ना कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ आ रही वो जीएस आ रही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, चाहे वो दिल्ली की कोई एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस के एग्जाम हो, चाहे सीजीएल के एग्जाम हो, चाहे आईबी की हो, मैं उसमें बैठूंगा सर। मैंने अगर मैथ करी है तो मैंने बैंकिंग के लिए नहीं करी, मैंने अर्थमेटिक प्लस एडवांस करी है। हाँ, और रीजनिंग करी है तो मैंने एसएससी वाली भी करी थी, बैंकिंग वाली भी करी थी, दोनों करी थी सर। तो इस वे में मैंने तैयार किया खुद को। तो सर मेरे 2-3 पेपर कंटिन्यू उस टाइम निकले, फटाफट निकले पेपर सर। लेकिन सर ये डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ अभी सर, इसमें सबसे अच्छी बात तो सर मेरी पोस्टिंग अच्छे शहर में सर, चंडीगढ़ में। दूसरा सर और दूसरा ये कि सर जो डिपार्टमेंट है 9 to 5:30 वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है सर। और अच्छी छुट्टियां मिल जाती है। तो मैंने एक प्लान तरीके से इसको ज्वाइन किया है सर, कि मेरा ये जैसे बोलते हैं ना कि एंड गोल नहीं है, लेकिन एंड गोल में एक स्टेशन आता है ना, तो मेरे को एक अच्छा स्टेशन मिला जहाँ पे मैं ठहर सकता था अच्छे से। तो सर इस डिपार्टमेंट ने मेरे को ठहरने में बहुत अच्छी हेल्प करी सर। और ये और बात रही सर सीएससी की, तो जैसे होता है कि सर बहुत सारे कैंडिडेट जैसे सीएससी की तैयारी कर रहे थे सीएपीएफ की तरफ आते हैं। मेरा सर उल्टा था, मैं सीएपीएफ की कर रहा था इसलिए मैं सीएससी की तरफ गया। तो मैंने इस बार वाला सीएससी वाला अटेम्प्ट भी दिया सर, कि लगा कि दे देना चाहिए। क्योंकि क्योंकि मैंने जब मेरे मार्क्स ऐड करे थे पिछली बार के भी, तो लोगों से पूछा था तो सबके इतने बन रहे थे कि भाई 90 है मेरे, किसी के 91 थे। तो उन पे पेपर क्लियर हो रखा था, तो मेरे को पता था कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 90, 91 या 89 इतनी गई है। तो मेरे सर 126 मार्क्स में ऐड कर रहा था, मैं 121 कर रहा था, मेरे 126 आए हैं। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे कहीं ना कहीं जीएस बहुत अच्छी हो गई है सर, मेरे को सीएससी की तरफ भी करना चाहिए सर। तो सीएससी का मैंने इस बार वाला अटेम्प्ट दिया। लेकिन सर वही चीज़ है ना कि आप जॉब, इंटरव्यू और सीएससी तीनों एक साथ नहीं कर सकते सर मैनेज। तो अनफॉर्चुनेटली सर मेरे मार्क्स ठीक थे इस बार, मतलब 70 वाली लाइन में थे, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। आगे सर करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो सर जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार। आप अभी जॉब कर रहे थे और साथ में आपने सीपीएफ के लिए प्रिपेयर किया, पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था आपका? कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते थे? कैसे आप पढ़ते थे? और पूरा मतलब माइंडसेट क्या था? सर मेरा यही था कि मैं पूरे दिन में सिर्फ 3 चीजें इंश्योर करता था कि मैं मेरे को ये चीजें करनी है। क्योंकि मैंने 23 वाला अटेम्प्ट भी दिया था सर, 24 वाला भी दिया था और 25 वाला भी दिया। सर 23 वाले में मैंने लगभग जो बेसिक्स बुक्स होती हैं वो सबकी कर ली थी। पर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। उसमें शायद मेरा 1.67 ऐसे कुछ मार्क्स रहा था पेपर 1। तो लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पीवाईक्यू भी कुछ होती है, कि जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसकी कुछ लैंग्वेज भी होती है। ऐसा कुछ नहीं था सर। तो मैंने जनरल बुक, उसके बाद में सर मैंने बुक्स वगैरह का बहुत कम यूज करा सर। जैसे कहीं लग गया कि अब फंस ही गए हैं कि कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ रहा, तो वहाँ को यूट्यूब वीडियो देख ली। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सर मैंने दोबारा कर ली थी, सिविन सर से दोबारा करी थी। क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आजकल यूपीएससी ने न्यूमेरिकल भी इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें। तो लगा था कि एक बार इकोनॉमिक दोबारा कर लेते हैं। तो सर ये तो सर बेसिक हो गया कि ये सारी चीजें करनी। उसके बाद सर मेरा पूरा दिन का रूटीन होता था पीवाईक्यू, न्यूज़पेपर और फिजिकल फिटनेस। मैं सर सुबह उठते ही जिम चला जाता था या मैं रनिंग चला जाता था सुखना लेक पे। तो मेरा सर 1.5 घंटा सुबह का फिक्स था। तो मेरे को 1.5 घंटा जिम करना है, या फिर मेरे को सुबह 1.5 घंटे वीक में 2 दिन मैराथन, लंबी मतलब कि लॉन्ग रनिंग करनी है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसे करता था सर मैं। सर मेरा पूरा यही था। और माइंड सेट सर मेरा ऐसा था कि मेरे को सर कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था मेरे एफर्ट से कि मेरा हो जाएगा 25। सर मैं आपको ऑनेस्टली बता, मेरे को पेपर से पहले लग गया था ये चीज, पता नहीं क्यों लग रहा था, पर मेरे को ये लग गया था। पर ये है कि उस टाइम में मेरे एक सर्वाइकल भी हो गई थी सर गर्दन में। तो मेरी जो गर्दन है वो थोड़ी सी राइट में टिल्ट हो गई थी, पेन भी रेडिएट हो गया था राइट हैंड में। तो फिर भी सर मैं करता गया, क्योंकि वो ये ना कि अंदर से एक आवाज आती है, वो आपको सुनती है लास्ट में आके कि कर ले, हो जाएगा इस बार कर ले, वरना सर पता दिक्कत कहाँ है ना कि अगर मान लो मेरा 25 में नहीं होता तो 26 वाले में मैं फिर वहीं आ जाता हूँ जीरो पे। फिर वही पूरा प्रोसेस है, रिटर्न क्लियर करना, फिर मेरे को फिजिकल करना है। और मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो 24 में मेरिट आउट हुए, 25 में मेडिकल आउट हो गए सर। तो सर इसमें जो जॉब के साथ मैंने सर जो चीज मैंने जो टॉप प्रायोरिटी पे रखी, जो तीनों चीजें मैंने बता दी, तीनों चीजों को मेरे को रखने में मदद करी कंसिस्टेंसी ने सर।
चाहे मेरे को सुबह 2 घंटे मिले हो, शाम को 3 घंटे मिले हो, मैंने सर कंसिस्टेंट रहा। मेरे जो बेसिक रिसोर्सेज है, मैंने न्यूज़पेपर सर कभी नहीं छोड़ा। 25 वाले अटेम्प्ट में तो कभी छोड़ा ही नहीं सर। पीवाईक्यू नहीं छोड़े सर। पीवाईक्यू इतने पीवाईक्यू करे कि मेरे को ना दो, मतलब कि सर हमारे वाले पेपर में सर 3 से 4 पीवाईक्यू ऐसे आए थे, इनडायरेक्टली आए थे। शायद एक एक सीडीएस का आया था इनडायरेक्टली, एक जियो साइंटिस्ट के पेपर में आया हुआ पीवाईक्यू आया था, सैंडविच आइलैंड ऐसे कुछ करके आया था सर। तो वो पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसी चीजें फीड थी सर कि ना वो ऑटोमेटिक टिक होते गए पेपर में, क्योंकि इतने पीवाईक्यू कर लिए थे सर मैंने। कि वो सारी चीजें होने लग गई। और अगर आप सर पीवाईक्यू को बहुत थोरोली और बहुत अच्छे से एनालाइज करके कर लेते हो ना सर, तो कई चीजें जैसे सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठ जाती हैं। वो एक हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन थे सर, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पता भी नहीं था मेरे को, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है, मेरे दिमाग में आया, मैंने टिक मार दिया और वो सही हो गई। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, या फिर मैंने इतने अच्छे से उनको एनालिसिस कर रखा था कि किसी शायद वो किसी ऑप्शन में होंगे, अगर क्वेश्चन भी नहीं होगा तो सर वो। तो सर वो सारी चीजें हैं कि अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं, अगर आप वो क्वेश्चन देखते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको हिट कर ही देता है दिमाग को। कैसे पढ़ते थे पीवाईक्यूज? जैसे आपने बताया कि मैं पीवाईक्यूज करता था, आपने क्वेश्चन उठाया एंड क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर लगाया, क्या अप्रोच क्या थी और कैसे, तरीका क्या था? सर 24 में ये करता था मैं सर कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। वो एक वो शायद मुगनाल सर की एक बुक भी है दिशा पब्लिकेशन की, तो मैंने उसको रंग रखा था सर पूरी को, ऐसे टिक मार के, ऐसे गोला मार के, ऐसे सारी चीजें करके कि ये 24 में मैंने चीज कर ली थी। वही ना सर, धीरे धीरे सीखते हैं हम। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देख लिया, हाँ भाई मेरा सही है, चल आगे बढ़ गए। तो 25 में मैंने क्या करा ना कि एग्जाम से पहले थोड़े दिन, मतलब कि महीने या 2 महीने पहले, एक स्टडी फंडा का ही एक यूपीएससी ऑल इन वन करके है सर, टेस्ट फॉर्मेट में है पीवाईक्यूज का। सर वो कहीं से इंट्रोड्यूस हो गया मेरे सामने, शायद वो स्टडी फंडा के ग्रुप से ही हुआ था। तो उस टाइम सर ने पता नहीं कोई बर्थडे था या क्या चीज थी, वो 11 रुपए में दे दिया कोर्स। तो मैं तो सर इन इन चीजों में बहुत एक्टिव रहता था सर, मैं ग्रुप्स वगैरह में कि कुछ भी कंटेंट आएगा या फिर कुछ भी ऐसे फायदेमंद लगेगा तो मैं कर लूंगा। वो मैंने फिर हाँ सर, उसके बाद में, उस दिन के बाद से तो मैंने, ऐसे ऐसे होता है कि यार आप कितनी भी बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है कि यार ये बुक्स मैंने पढ़ी है, तो एक बार मैं वो रिवाइज कर लेता हूँ। हम तो सर यही करते हैं ना कि रिसोर्सेज कम रखो लेकिन रिवाइज करो। मैंने तो रिसोर्सेज कम रखे, वो भी रिवाइज ही नहीं करे सर। तो ऐसे तरह की बुक्स रिवाइज कर लेते हैं, पर मैंने सर 2 या 3 महीने सिर्फ पीवाईक्यू करें। जैसे सर एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई साइंस है, साइंस में केमिस्ट्री उठाई मैंने। केमिस्ट्री में पहला टॉपिक ले लिया, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। इसके सारे जितने भी पीवाईक्यू, 60 और 70 पीवाईक्यू मैंने अटेम्प्ट करे, अच्छे से अटेम्प्ट करे। तो उसको सबमिट करते, उसके मार्क्स आ गए, ग्रेड आ गई, और आपकी रैंकिंग क्या है, जैसे अगर 150 बच्चे ने किया तो आपकी 40 रैंक है, 35 रैंक है, क्या रैंक है। फिर उसके बाद में सर जब आप उसको एनालिस करते हो ना, तो उसके सारे ऑप्शंस का भी सारा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। फिर आप एक चीज पता चलो कि जैसे मेटल की अगर किसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रखा है ना, अगर वो सीडीएस में आ रखा है, उसके साथ में ही आपको पता चलेगा कि वो एनडीए में भी आ रखा है सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन, हम्म। मतलब लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा। फिर अगर आप अगले थोड़ा और आगे क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा सीएपीएफ में भी आया है कभी। हम्म। तो वहां से आप एक लिस्ट बनाने लग जाते हो कि भाई अगर मैं मेटल नॉन मेटल पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्योंकि यूपीएससी इसमें पूछती है। अगर आप किसी भी चीज से अगर जैसे अगर आप ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हो, अगर एटमोस्फेयर से क्वेश्चन बनता है, तो वो पूछते हैं कि कूलेस्ट लेयर कौन सी है। तो वो चाहे मीजोस्फीयर क्या कूलेस्ट पूछ ले, चाहे कूलेस्ट पूछ के मीजोस्फीयर पूछ ले, पर वो कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मीजो कूलेस्ट लेयर पे सर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। तो सर ऐसे ऐसी चीजें मैंने फाइंड करी सर, मैंने एक डायरी बनाई मेरी, मतलब कि उसमें 4 से 5 पेजेज में मैंने सारे जीएस के जितने भी टॉपिक थे सबका लिख लिया कि मैं जैसे अगर सेल सेल टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं सेल में ये सारी चीजें पढ़ूंगा कि डीएनए और जो किसमें अपने खुद के किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर सेल के टॉपिक से अभी तक 120 पीवाईक्यू है 2010 से, तो पता चलेगा कि 10 पीवाईक्यूज तो इसी पे आ रखे हैं। हम्म। तो ये इन चीजों ने सर बहुत हेल्प करी कि आप प्रेडिक्ट, मतलब कि आप प्रेडिक्ट करने लग जाते हो कि यार इतना पूछ रहा ना, इस बार यूपीएससी में आएगा। जैसे सर हमारे टाइम में कि आर्टरीज का क्वेश्चन आया था, हार्ट से रिलेटेड, वो सर मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा हार्ट वाले टॉपिक से। पता नहीं मेरे को क्यों लगा था, पीवाईक्यू करके लगा होगा, किसी भी मेथड से लगा हुआ, पर मेरे को लग गया था कि ये क्वेश्चन आया, और सर वो आया, फिर कोरोनरी आर्टरी से कुछ करके आया। तो बढ़िया सर बढ़िया यार। ये इतना एनालिसिस करते हो आप, 3 4 महीने देते हो उसी चीज को, क्योंकि आपके पास सर वही सोर्स है। सिलेबस उन्होंने लिख दिया जनरल साइंस, तो जनरल साइंस तो आप करते रहो, कभी खत्म नहीं हो सकती जनरल साइंस। बिल्कुल और चाहे उन्होंने पॉलिटिक्स कुछ भी लिख दिया हो सर, वो कभी नहीं हो सकती। आपके पास वही सोर्स, आपको वहीं से पता लगाना कि कैसे। और सर जैसे पीवाईक्यू में करता था मैं तो मैं सर पूरे पूरे अटेम्प्ट करता था। तो मैं लिख लेता था कि ये मेरे को बिल्कुल सही आते थे। 60 में से 30 क्वेश्चन होंगे जो मेरे को बिल्कुल है। मैंने 20 में मारे या तुक्के, और 10 मेरे को आता नहीं था, तो मैंने जो जो बिल्कुल ऐसे करे हैं, तो मैं मेरे को एक भी ऑप्शन नहीं आता था, तो मैंने कैसे करे। फिर मैं सर हम्म। ऐसे लिस्ट बनाता कि पहले टेस्ट मैंने दिया, उसमें इतने तुक्के मारे, इतने करे, मेरे कितने तुक्के सही हुए, कितने मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जवाब दिए वो सही हुए। फिर ऐसे बनाने लग जाते हो ना सर, तो आपको जो पेपर सोल्व करने का एक मेथड आने लग जाता है। मैंने 123 अटेम्प्ट करे थे 25 वाले पेपर में, ट्वेंटी और फाइव जो कि वाले वन थे। ऑफ द टफ, हाँ जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है सर फर्स्ट हिस्ट्री पेज में, पे। टफ वन, बिल्कुल वन ऑफ क्या टफेस्ट ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने एक ऐसे सौ ऐसे क्वेश्चन भी तेईस करे जिन, हम्म, एक सौ ऐसे तेईस ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करे सर जिनमें मेरे को ये नहीं था, पर मेरे को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे लग रहा था कि कहीं सुन रखा है, कहीं देख रखा है।
उससे पहले सर मैंने क्या किया था, पेपर से पहले ना एक आईएएस अभी प्रीलिम्स का, तो आईएएस अभिषेक शर्मा सर ने वो फोरम आईएएस के चैनल पे उसको एनालिसिस किया कि मैंने अगर उसमें 98 अटेम्प्ट करे तो मैंने 98 अटेम्प्ट कैसे करे हैं। क्योंकि मेरे को उन्होंने खुद बताया कि मेरे को लगभग 50 या 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को प्रॉपर आ रहे थे। बाकी उन्होंने कैसे गैस वर्क लिया, कैसे उन्होंने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करे, जो कीवर्ड्स हैं जैसे मे या फिर एक्सक्लूसिव जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जैसे ऑल वगैरह हो गया, एक्सक्लूसिवली हो गया, कैसे उनको उन्होंने समझा कि कैसे पूछ सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो गवर्नमेंट की स्कीम के कोई अगर बता रहे हैं कि ये ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो उन्होंने कैसे मतलब कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो सर वो चीजें मैंने नोट डाउन कर ली एक पेज में। फिर आगे मैंने कोई टेस्ट दिया उसमें मैंने ये भी करने लगा, तो सर ये सारी चीजें करके मैंने पेपर वन तैयार किया। और सर मैं शायद ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी 27 रैंक आए तो सर उसका मैं पेपर वन का बहुत रोल है सर। पेपर वन का रोल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी 27 रैंक आई है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है 27 रैंक के पीछे। ये रैंक फर्स्ट भी हो सकती थी। सर ये हो सकती थी सर, लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो सर क्या पता मैं आउट ऑफ द लिस्ट भी हो जाता। बिल्कुल, ये बात भी है। हाँ आपके सर हिसाब से वही है ना आपने कि बाद में चेक किया तो कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से ठीक है? क्योंकि आपके सर मार्क्स मेरे हैं 214 नंबर आपके पेपर वन और पेपर टू मिला के। सर मेरे पेपर वन में 126 है सर, मेरे 125.67। ये तो सर मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरे जितने सही हुए थे तो शायद से मेरे 77 क्वेश्चन सही हुए थे और बाकी सर गलत थे मेरे। शायद 53। 46 थे कि हाँ 46, हाँ 46 गलत हुए थे मेरे। थोड़ा और दुख सर नहीं हुआ? आपको एक चीज सर दुख कुछ नहीं हुआ सर मेरे को, मेरे मेरे जो दोस्त थे सर 24 में जो मेरिट आउट हुए थे, 23 में जिनके 160 नंबर भी थे उस टाइम में वो मेरिट आउट हुए, तो वो सर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए उस पेपर में जिसमें मैंने 123 करे थे। नहीं, सर बिल्कुल यार, ये पेपर मतलब सर ये काफी वो है कि मतलब लोग इस पेपर को छूने से पहले सोच रहे थे यार कैसा पेपर आ गया हाँ है। सर, जैसे और अगर बहुत सारे लोगों को बिलीव भी नहीं होता, अगर ऐसे भी होगा ना तो मैं पूरा मेरा पेपर स्कैन करके आपको भेज दूंगा, चाहे आप डाल देना कहीं भी, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। सच में सर बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मैंने 123 अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन सर मैंने करे थे और मेरे को ये पता था सर कि अच्छा, जब तक मैं, रिस्क नहीं लूंगा। मैं मेरा सवाल है, 2 क्वेश्चन क्यों छोड़े? सर 2 क्वेश्चन मैंने जो सर छोड़े ना, मतलब उनपे मैंने ट्राई किया, पूरा तुक्का सेट करने की ट्राई करी थी सर मैंने लास्ट में, जब मेरी टाइम। एक तो सर उस टाइम में क्या हुआ कि मैं पहले गो में मैंने ओएमआर नहीं भरी, तो जैसे ही हाँ। 1 घंटा हुआ मैंने ओएमआर भरने लगा। उसके बाद में भी थोड़े क्वेश्चन रह गए क्योंकि सर उस 25 वाले अटेम्प्ट में मैथ भी थोड़ी टफ आ गई थी। मैथ बहुत बेकार आया था उस टाइम पे। हाँ तो सर एक क्वेश्चन तो उसमें मैथ्स का था जो मेरे समझ ही नहीं आया कि इसको स्टार्ट किधर से करूँ, क्या करूँ इसमें क्या नहीं करूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तो सर मैंने मैथ में डिजिटल सम से बना दिए थे, बिना सोल्व करे भी डिजिटल सम से बनाए थे मैंने क्वेश्चन की, अगर इसमें ये 3 का मल्टीपल पूछा तो आंसर में कौन सा 3 का मल्टीपल है, वो टिक मारा, वो सर से एक आंसर था इसके 48 आंसर ऐसे कुछ था, वो मैंने ऐसे ऐसे सोल्व करा था डिजिटल सम से। तो सही है। एक जो छोड़ा वो मैंने शायद मैथ का छोड़ा था सर, एक शायद हिस्ट्री का था, जिसमें सर मेरे को दोनों में सर बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही कि हो गए क्या, जिनमें हवा लगी हो तो मैंने अटेम्प्ट कर ही दिए थे सारे। पेपर टू कैसा रहा और आपने कैसे तैयारी की पेपर टू की? सर पेपर टू की मैंने बताया कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था सर, मैं सर न्यूज़पेपर को थोड़ा इस वे में पढ़ता था कि जैसे कोई ऑथर लिख रहे हैं तो कई बार ऐसे कई से टॉपिक होते हैं, जैसे अगर अभी जैसे हम सीएपीएफ का बिल देखें सर, सीएपीएफ बिल, तो उसमें सर बहुत सारे ऑथर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा लिख जाएंगे और उस जो टॉपिक है उसकी सेंसिटिविटी को भी मेंटेन करते हुए। और सर पेपर टू यही डिमांड करता है आपसे एक्चुअल में कि आपके जैसे कोई आपके पास आर्गुमेंट आ रहा है तो आप आर्गुमेंट में कितना कितना अच्छे से फोर लिखते हो उसके, कितने अच्छे से उसमें अगेंस्ट लिखते हो, क्योंकि एक पेज में आपको उसके सपोर्ट में हो, आप एक पेज में उसके इस पे अगेंस्ट पढ़ोगे। अगेंस्ट में हूँ। हाँ तो सर वो आपका जो मेंटल लेवल, आप कितना डाइवर्स सोच पाते हो सर उस टॉपिक पे, तो वो सर न्यूज़पेपर से ही आता है सर। कि जैसे कोई ऑथर है तो इंडियन एक्सप्रेस का एक ओपिनियन पेज आता है, उसमें कई बार जो बहुत हॉट टॉपिक होता है उस पर दोनों चीजें आती हैं, एक ऑथर उसके फोर में लिखते हैं, एक ऑथर उसके अगेंस्ट में लिखते हैं। तो आप उन दोनों के अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से 1 घंटा देख के अगर पढ़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग तो मेरे को लगता है सर किसी को डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, वहां से वो सारी चीजें आप में डेवलप हो जाएंगी कि अगर कोई आप फोर लिख रहे हो तो फोर में कितना लिखना है, कि ऐसे नहीं कि बढ़ चढ़ के बड़ाई कर देनी है ढंग से, वो पता चला कि अगला अगेंस्ट पढ़ रहा है तो आपके अगेंस्ट हो गया कि अरे अभी तो इतनी बड़ाई कर रहा था अभी इतनी बुराई कर रहा है तो फॉर और अगेंस्ट एक लॉजिकल वे में लिखने हैं हमें, कि वो जो डेटा जो उनसे बैक्ड होने चाहिए, फैक्ट से बैक्ड होने चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी जो इनिशिएटिव उनकी बैकिंग होनी चाहिए आपकी, कि अगर ये सब हो रहा है तो गवर्नमेंट ये भी कर रही है, अगर ये सारी चीजें नेगेटिव हो रही है तो ये इसके अगर वो है तो क्या कैसे इसको टैकल किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो सर ये आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। और अगर हम ऐसे का देखते हैं तो कैसे इंट्रो लिखते हैं सर, कई कई इंट्रो सर, जैसे मैं सी राजा मोहन सर है सर, आईआर पे लिखते हैं सर, वो बहुत अच्छा इंट्रो लिखते हैं। मतलब मैं उनके इंट्रो का तो सर फैन हूँ कि वो किस मतलब कैसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सर, कैसे खत्म करते हैं सर। इंट्रो अगर आपका ऐसे में इंट्रो बहुत अच्छा हो गया ना, और अगर आप इंट्रो में आपने 5 6 कीवर्ड
कर दिया इंट्रोड्यूस, और आप पूरा ऐसे आपने उस 5 से कीवर्ड पे घुमा दिया, तो 3 पेज लिखने होते हैं सर, कुछ कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हो तो रिपोर्ट राइटिंग में तो आपको कभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट वेस्ट होते हो तो आराम से लिख के लोगे आप। प्रीसी राइटिंग में भी सर वही है, अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको उसको समराइज करना है। जैसे अगर आप डेली डेली पढ़ते रहोगे ना, तो एक एक पैराग्राफ का 2 लाइनों में या फिर ऐसे बना लोगे कि हाँ इस पूरे पैराग्राफ में ऑथर सिर्फ इतना ही बता रहा है कि भाई ये यूएस ईरान वॉर हो रहा है, तो उसमें क्या इसके कोजेज है, तो आप 2-3 कोजेज मतलब समराइज कर लोगे। वही है सर, प्रीसी 1/3 लिखना आपने। उसमें वो लिख दिया सोच के अपना कि ये पूरा पैसेज पढ़ा मेरे को, ये 4-5 लाइन इसमें अच्छी लगी, वो लाइनें जो अच्छी लगी उसमें लिखनी है। और जो सर बोलते हैं कि रीडिंग आपकी कॉम्प्रिहेंशन की, आपकी रिटेंशन की एबिलिटी को बढ़ाता है, वो सर वो सारी चीजें वो आपके पैसेज में काम आ जाती है वहाँ पे, कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा तो आप कितने अच्छे से एनालिसिस करके पूरे को कैसे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। और सर ग्रामर तो देखो सर पीवाईक्यू बेस्ड होती है, मैं तो ग्रामर में, क्योंकि वैसे तो चलो मैंने बैंकिंग और सीजीएल की तैयारी की, जो लोग नहीं कर रहे हो डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करें, आप सिर्फ पीवाईक्यू करें, वो तो सर उनका फिक्स पैटर्न है, वो एरर भी फिक्स पैटर्न की पूछते हैं। पिछले 3-4 साल के पैटर्न देखोगे ना, वो एरर सेम ही पूछते हैं। कभी वर्ब की एरर पूछ लें, कभी एस एस की एरर पूछ लें, कभी हैव की जगह हेड लगा देंगे, वॉच की जगह वर लगा देंगे। अगर इडियम एंड फ्रेज है तो उनका सर फिक्स है, कभी गिव अप दे देंगे, कभी मेकअप दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, वो लेकिन उनके सर वर्ड्स फिक्स है, वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं उसी के अराउंड घुमाते हैं। पीवाईक्यूज मस्त है यार, कोई भी चाहे वो पेपर हाँ वन हो चाहे पेपर टू हो। और अगर हाँ जिसने उस ट्रेंड को देख लिया कि कैसे यूपीएससी चल रहा है, तो हाँ, बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। और बिल्कुल मैंने सर। बहुत सर सारे। पीवाईक्यू जैसे, हम्म। हाँ सर, पीवाईक्यू सर अगर हम देखें तो जैसे ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी एक पीवाईक्यू है सर। हम्म। मैंने तो जितने इंटरव्यू जितने भी हुए थे यूपीएससी के, फॉरेस्ट के, सबके मैंने टेलीग्राम चैनल से सबको कॉपी किया, मैंने सबकी पीडी वर्ड में पीडी बना ली। मैं जो जो मेरे कीवर्ड थे मैं उसमें कॉपी कर वो करता था, फाइंड करता था, उस पर देख लेता था सारे। सर वो चीजें बहुत हेल्प करी झुंझुनू से सर मेरे को। इतने मैंने वो देखे ना, ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा लोग मिले नहीं, लेकिन सबके में वो सर मिलिट्री वाला कहीं ना कहीं आ जा रहा था, मिलिट्री का। और एक हमारे खेजड़ी का सर थोड़ा सा, क्योंकि डेजर्ट है तो राजस्थान में खिचड़ी। खेजड़ी तो सभी से पूछते हैं, हाँ। तो वो तो बिल्कुल। मेरे से मॉक में पूछा था, लेकिन वहां नहीं पूछा। तो आप ना सर, अगर आप जो चीजें सोचे, जैसे मैं सोच के गया था कि मेरे से मिलिट्री वाला पूछ ले भगवान, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पता राज शुक्ला सर आ जाए, पूरा मिलिट्री पे चला दे झुंझुनू का सुन के। हम्म। तो अगर अब जैसे ही उन्होंने बोला कि झुंझुनू के बारे में एक चीज बताओ जो सुनना चाहता, और मैंने बता दिया सैनिकों का जिला, तो वो चीज तो मेरे लिए सर कितना काम कर गई, कि मैं सोच के गया था कि मेरे से पूछो यार तुम झुंझुनू के बारे में, और उन्होंने मेरे से झुंझुनू के बारे में पूछ लिया। तो सर ये चीजें पीवाईक्यू मतलब ट्रांसक्रिप्ट से मेरे को पता चली। तो सर पीछे जो चीजें हुई है, पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए, चाहे पेपर वन हो, चाहे टू हो, चाहे इंटरव्यू, वो तो सर मस्ट हो जाते हैं, चाहे कोई भी स्टेज हो इस पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल यार। यार पेपर टू हो पेपर वन हो, पीवाईक्यू मस्ट है। आगे चलेंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर मेरा बहुत अच्छा था। मेरा सबसे लास्ट में था, तो मेरे से जो पहले लोग आ रहे थे, तो बीबी स्वैन सर का मेरा बोर्ड था। तो वो हम्म। ऐसे कर रहे थे कि बहुत अच्छा बोर्ड है, क्योंकि सर बीबी स्वैन सर का एक है कि वो क्वेश्चंस नहीं पूछते आपसे, आपसे जाएंगे आपको बोलेंगे कैसे हो अंकित, ठीक हो, अच्छा एक कोई हॉबी पूछ लेंगे, जैसे मैंने लिखा था कि ट्रैकिंग। अच्छा अंकित ट्रैकिंग करते हो, कहाँ कहाँ करी है, तो मैंने बता दिया कि सर मैंने केदारनाथ कर रखी है, मैंने त्रिवेणी ट्रैक कर रखा है, ठीक है, खीर गंगा कर रखा है, अच्छा अच्छा, ये अभी जलोरी पास किया था, जलोरी पास कहाँ, मैंने बताया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, फिर नेक्स्ट को। मतलब मेरे को लगता है कि वो बहुत एनालाइज करते हैं सर, मतलब कि कैसे आंसर दे रहे हैं। तो उस फॉर्चुनेटली सर, मतलब उस जो पैनल था उसमें शायद मेरे को लगा कि 2 आर्मी से पर्सन थे, या फिर आर्मी बैकग्राउंड से होंगे सर, उन्होंने ऐसी कैप सी लगा रखी थी, तो मेरे को थोड़ा पता चल गया था। तो मेरा ये था कि ये पूछे एक बार झुंझुनू से, फिर मैं इनको वहीं लेके जाता हूँ जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। तो सर झुंझुनू पे अच्छा चला सर, एक मेंबर से मेरा झुंझुनू पे इंटरव्यू चला अच्छा। सर इसमें एक सर एक मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ कि सर जो इंटरव्यू है ना, आपका इंटरव्यू, आपकी जब से आप चीजें जानने लगे हो और जिस दिन आपका इंटरव्यू है, इस लाइफ में जितनी आपकी मेमोरीज है, जो आपने चीजें करी है ना, उस दिन उसका आपका 20 मिनट में आप सब कुछ प्रूव कर सकते हो अपने आप को वहाँ पे। मेरे सर छोटे छोटे लाइफ के इवेंट थे ना, वहीं से सर वो इंटरव्यू हुआ मेरा। मैं सुखना लेक पे आपको मैंने बताया रनिंग करने जाता था, तो सर वहाँ पे एक दिन मेरे एक अंकल जी से बात होगी स्पोर्ट्स के बारे में। तो हम्म। उन्होंने मतलब हमने ऐसे डिस्कस किया कि स्पोर्ट्स में क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मोटिवेशन क्या है, कैसा, ऐसे 4-5 चीजें, और पॉजिटिव डिस्कशन था सर वो, कि ऐसा डिस्कशन था कि अगर इंटरव्यू में पूछे तो बोल सके। वो डिस्कशन हुआ सर वहाँ पे। इंटरव्यू में मैं गया तो मैंने सोचा अच्छा अंकित आप इतने स्पोर्ट्स खेलते हो, वॉलीबॉल में हो, आप झुंझुनू से भी हो, आप पावर लिफ्टिंग भी कर रखी है, ये कर रखा वो कर रखा, तो एक चीज बताओ कि इतना इंडिया में हमारे पास मतलब कि इतना टैलेंट है, इतना यंग जनरेशन है, फिर भी हमारे पास इंडिविजुअल कैटेगरी में 27 मेडल ओलंपिक में, और जो माइकल फेल्प्स उसके पास 23 है, ऐसा कुछ उन्होंने शायद मोनोलॉग दिया। तो सर मैंने ना मतलब एक भी नेगेटिव चीज नहीं बोली होगी इंडिया के बारे में, इंडिया के स्पोर्ट्स के बारे में। मेरे को अंकल की बात याद आई, 3 या 4 सेंटेंस थे, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में थे, मैंने उनको वैसा ही बताया। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं करा मेरे से, उन्होंने बोला कि अच्छा आपको उम्मीद है, मैंने बोला हाँ जी सर मेरे को उम्मीद है, बोले ठीक है फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब वो खिंचा भी नहीं, कि ऐसे कई बार होता है कि हम
जाने अनजाने में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि सर हमारे यहाँ तो रिसोर्सेज ही नहीं है, चाइना में इतने रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ तो सर जेनेटिक्स कमजोर है सर, हमारे यहाँ तो डाइट ही नहीं है, डाइट में प्रोटीन ही नहीं है। ठीक है सर, तो कई बार ऐसी चीजें सर जाने अनजाने में अगर आप उस स्पोर्ट्स से अटैच हो तो सर कई बार ऐसी चीजें निकल जाती है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे वॉलीबॉल की बात करूँ तो वॉलीबॉल सर अभी इंडिया में बहुत, FIVB में इंडिया कहीं स्टैंड भी नहीं करता सर, बाकी जो कंट्रीज उनके सामने। पर मैं वो सर बोल नहीं सकता ना उनके सामने, मेरे को डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि सर एट द एंड वो ऐसे लोग चाह रहे हैं कि जो वे फॉरवर्ड उनको दे सके, ऐसे लोग नहीं चाह रहे हैं कि जो सिस्टम में कमियां निकालते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नी बहुत, मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना यार, पेपर वन का, पेपर टू का, और रिलेटेड टू इंटरव्यू, और जो आपकी जर्नी रही है जो पिछले 2 साल की, जो आपके अटेम्प्ट रहे हैं, एंड थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, बहुत नॉलेज आपने की है, बहुत मेहनत आपने की है। मैं आगे जाना चाहूंगा, 2000 जो 26 27 28 के जो भी एस्पिरेंट जो आगे प्रिपेयर करेंगे इस जी सर, जी एग्जाम सर, के जी लिए, तो जी सर। उनके लिए क्या आपकी तरफ से टिप्स रहेंगे? सर उनके लिए वही टिप्स रहेंगी जो मैंने फॉलो करी है सर, हम्म। क्योंकि सर मैंने तो उन लोगों से कॉम्पीट करा है जो 8 से 8 तक लाइब्रेरी में बैठते थे सुबह से शाम तक। और मैं तो सर जब वो लाइब्रेरी में बैठे होते थे मैं तो ऑफिस में बैठा होता था सर, अभी भी ऑफिस में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। तो सर मैं तो जैसे 5:30 ऑफिस ऑफ हुआ भाग के लाइब्रेरी जाता था। बट सर जो चीज मैंने बोली है कि बी कंसिस्टेंट। हम्म। सर आप कितना ही पढ़िए, कितना ही कुछ करिए लाइफ में, हर चीज करिए, स्पोर्ट्स में भी आगे रहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। अगर इंटरव्यू में बात करें तो सर इंटरव्यू हमें लगता है कि नॉलेज का गेम है सर, नॉलेज से ज्यादा पर्सनैलिटी का गेम है सर। अगर आपके डाइट में अच्छी हॉबी, जैसे नहीं कि सर मैंने लिख दिया, मैंने क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट का उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बता ही नहीं पाया, तो सर वो चीजें तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो तो बाहर ही कर देंगे आपको, गेम से ही बाहर कर देंगे, चाहे आपके रिटर्न में कितने ही हो, अगर आपने वहां ब्लफ किया तो आपकी अटेम्प्ट के साथ ब्लफ कर जाएंगे वो लोग। तो उनका तो सर बिल्कुल ऐसा है। तो ये सर जो चीजें हैं, जैसे लाइफ में आप छोटी छोटी चीजें करते हो, स्पोर्ट्स हो गया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी, तो इन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करिए। पर कुछ भी कर रहे हो आप, कंसिस्टेंट रहिए, छोड़िए मत किसी भी चीज को। मेरे को देख लो, 21 में सपना देखा था फौज में जाने का, 25 के अटेम्प्ट में पूरा हुआ है। लेकिन बीच में बहुत अच्छी जर्नी रही सर, मेरे को ऐसे कलीग्स मिले सर यहाँ पे, ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने हर टाइम मेरे को बैक करा कि यार नहीं कर लेगा तू, मतलब इतने लोग मेरी, चाहे आज सर चाहे कुछ भी हो, इतने लोग सराहना करते हैं कि भाई तू जॉब के साथ रह के, अभी मैं कहाँ ग्रुप सी की पोस्ट पे हूँ, कहाँ मैं सर लेवल 10 पे जा रहा हूँ ग्रुप पे, बीच का ग्रुप भी मैंने स्किप ही कर दिया सर। तो बिल्कुल बिल्कुल यार। ये सारी चीजें हैं सर, कंसिस्टेंट रहिए। और अगर जो CAPF की तैयारी कर रहे हैं, 3 चीजों को अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी, PYQ, न्यूज़पेपर। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सही आपको कहा बेसिक आपने। बेसिक बेसिक बुक कुछ भी पढ़नी है आपको, आप पढ़िए, अपने आप को जो भाती है वो पढ़िए। बस ऐसी पढ़िए कि आपको कल को ऐसे ना हो कि यार ये पहले बंद कर देता। हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करिए, जो चीज आपको अच्छी लग रही है कि मेरे को पॉलिटी की जगह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। पर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए फैक्ट्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से कितने आ रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी में बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप एक साइड आप देख लीजिए कि NCERT से कितने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप करोगे, खुद के एक्सपीरियंस से करोगे ना, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंकित, मैं पूछना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आ चुका था अभी रिसेंटली, जी सर। रिजल्ट से पहले मैं पूछना चाहूंगा मिस्टेक्स क्या रही आपकी, मतलब 3 साल जब आपने सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर किया, तो आपने एनालाइज किया होगा कि यार मैंने क्या गलती करी थी, क्योंकि टफ एग्जाम में जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जब उससे पहले कंपैरेटिवली 2025 के बाकी जब पेपर इजी थे तब आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या रीजन था, क्या एनालिसिस आपने किया अपना? सर मैंने जब JEE की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो PYQ तो मैं वहीं से सीख गया था कि PYQ का रोल होता है सर। हम्म। लेकिन सर इस जर्नी में, क्योंकि पहले मैं CDS दे चुका था, तो उसमें GS का भी इतने असर लगा ही नहीं, भारी सब्जेक्ट की 20 मार्क्स तो ले ही आएंगे। और सर मैं GS में 20 मार्क्स मिला के मैंने AFA की कट ऑफ भी क्लियर की, क्योंकि सर मेरी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी सर, मैथ और इंग्लिश ठीक थी सर मेरी। तो लगा था कि कर लेंगे, CAPF भी कर लेंगे। तो सर 23 वाले अटेम्प्ट में तो सर मैंने PYQ टच भी नहीं करे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, मैंने PYQ टच करा। और चलो पेपर 2 तो बात ही नहीं आती है जब पेपर 1 क्लियर भी नहीं हुआ तो। सर 24 वाले अटेम्प्ट में मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया था सर। पेपर 2 ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं थी मेरी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। ओके। उसमें भी सर यही थी कि बेसिक तो सर सभी कर लेते हैं, अगर आप CAPF जैसे एग्जाम में बैठ रहे हो और अगर आप सोच लिया कि करना है, तो फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको जो बेसिक रिसोर्स है, जैसे सर मैं लक्ष्मीकांत अच्छे से कर ली थी मैंने, जो भी रिसोर्स है सर सब फॉलो करते हैं, जियोग्राफी के NCERT करते हैं, थीम्स करते हैं, स्पेक्ट्रम करते हैं, 9 10 के NCERT करते हैं। लेकिन सर एक जो जो मैंने 25 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जो कि मैंने PYQ कितने डेप्थ में करे सर, कि उस टाइम मैंने सर 24 में एक ये भी था कि मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे सर। मेरा अटेम्प्ट ये था कि मैं अपने आप को ऐसे सोच रहा कि मैंने जितने किए ना मेरे सारे के सारे सही हैं। वो सर इंडिया में क्या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी क्लेम कर सकते हो अपनी। बिल्कुल। हाँ, तो सर वो चीज़ है, तो वो चीज़ें सर समझ आती हैं। कई बार सर क्या होता है कि सबकी अपनी ये सारी चीज़ें सर सब्जेक्टिव होती हैं। हम्म। सबके ह्यूमन माइंड है उसकी सर लिमिटेशन होती है, किसी को सर ठोकर खा के समझ आता है, किसी को बादाम खा के समझ आता है सर, तो सही हमें बात। ठोकर खा के समझ आता सही बात, सही। चलिए आपके रिजल्ट है। के ऊपर आते हैं। रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट आया 7 तारीख को,
और रिजल्ट कैसे देखा और कहाँ थे उस वक्त, और क्या चीज, मतलब वो सिनेरियो आप एक बार रिक्रिएट करके बताएंगे तो। सर मैं करता हूँ सर। जब मेरा रिजल्ट आना था तो उस दिन फ्राइडे को ऐसे हो गया था कि आ जाएगा, क्योंकि सोर्सेस सर सबके होते हैं इनसाइडर। तो ये पहले भी इनसाइडर सबके चल रहे थे, हर फ्राइडे को चलते थे इनसाइडर। तो मैं पर उस दिन ज्यादा माहौल था सर। जो अच्छे टीचर हैं जिनके अच्छा जो बताते हैं, तो उन्होंने भी बता दिया था कि रिजल्ट आ जाएगा। तो सर मैं रूम पे नहीं जाना चाह रहा था कि मेरा टाइम पास कैसे चंडीगढ़ होगा में थे मैं उस ऑफिस वक्त में। आप? जैसे हाँ सर, मैं ऑफिस में बैठा था सर, अभी जैसे अभी बैठा हूँ अच्छा। ना, इसी सीट पे बैठा था। तो जैसे अभी बैठा हूँ कि मैं नहीं यार रूम पे नहीं जाऊंगा, क्या कुछ पीसी में उस ऑफिस का काम करता रहूंगा, बिजी रहूंगा कम से कम। हम्म। पर फिर ये भी एक डर था कि अगर नहीं हुआ तो यहाँ अकेला रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहा चल ठीक है छोड़ते हैं। फिर सर मैं क्वार्टर पे गया। वहां पे जाके मैंने सोचा कि सो लेते हैं थोड़ी देर, 1 घंटे, क्योंकि हो गया तो भी नहीं सो पाएंगे, नहीं हुआ तो भी नहीं सो पाएंगे। तो मैंने सोचा सो लेते हैं सर। तो मैंने हनुमान चालीसा चलाई, वो ईयरबड्स लगाए और सो गया सर। तो मतलब हम्म। नींद तो सर इतनी अच्छे से नहीं आई जो आती है, पर ऐसे आगे आँख सी लग गई। फिर मैंने हम्म। अलार्म लगाया था 6:30 का ऐसे, तो फिर वो अलार्म बजा, फिर मैं उठ गया। फिर सर टाइम पास तो करना ही था, फिर टेलीग्राम खोल लिया, टेलीग्राम पे करने लग गए सारे कि अभी आया अभी आया अभी आया। फिर तुरंत देखा तो पीडीएफ आ रखी सर, एक FR ऐसे कुछ करके 25 करके। तो सर मैंने उसको खोला, मैंने मेरे रोल नंबर डाले, 27वीं रैंक देखी। मैंने सर मेरे दिमाग, सर मैं आपको ऑनेस्टली, मेरे दिमाग में दूसरी थॉट आई भी नहीं, मेरे को है कि फेक है। मतलब दूसरी थॉट भी नहीं आई सर मेरे दिमाग में, पहली थॉट ये है कि फेक है, कि यार 27वीं रैंक कहाँ आ जाएगी। मेरे को ये तो पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक रैंक आ जाएगी, लेकिन 27वीं तो नहीं, हाँ फेक है। फिर उसके बाद में मैंने एक दो लड़कों से पूछा कि बोले, हाँ भाई फेक है। वो पूछ भी सर ऐसों से लिया जिनका नहीं हुआ था। क्योंकि टेलीग्राम पे से बात करते रहते हो रहा था, तो चाहे सर वो उनका हुआ हो चाहे नहीं हुआ, बोले अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो लेकिन उन्हीं से मगा यार भाई मेरे 27, बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई फेक है, हमारा नाम ही नहीं है, तेरे तो 27वीं रैंक है। मगा चल ठीक है ठीक है। तो पता नहीं सर वो पीडीएफ कहाँ से आई, यूट्यूब की साइट, वो यूपीएससी की साइट स्क्रॉल करते रहे, वहां सर पीडीएफ ही नहीं है। पर सर मेरे साथ में मेरा दोस्त रहता है ऑफिस में, कलीग है, तो मैं उसके पास गया, मैं कहा रिजल्ट आ गया है, फिर 27वीं रैंक है। और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या रिएक्ट करना है, क्योंकि मेरा तो अब रिएक्ट करने का मन कर रहा है भाई। तो उसने बोला कि नहीं रहने दो। फिर उसके बाद में किसी लड़के ने डाली एक स्क्रीनशॉट सा डाला कि वोट्स न्यू में जाके देखो, वहाँ पे आ रहा। फिर वहाँ मैंने रिफ्रेश किया, वहाँ आ गया सर। वहाँ देखा कि 27वीं रैंक है सर। फिर तो मैं ब्लैंक ही हो गया, मतलब मेरा दिमाग बंद हो गया कि कैसे रिएक्ट करना है। सर मैंने फोन करा घर पे, किसको किया? फोन करा तो सभी सब, हाँ घर पे सारे से साथ थे, मम्मी पापा, क्योंकि पापा सब घर पे रहते हैं। तो शाम के टाइम में 7 साढ़े 7 बजे सर गाँव में इतनी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, आपको पता ही है। तो शायद वो हम्म। खाना ही खा रहे होंगे। मैंने फोन किया, मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने कट कर दिया। फिर सर मैंने हम्म। रूम बंद करा अपना, और मैं 5 मिनट या 6 मिनट तक लगातार रोया हूँ सर। उस रोने में सर, मैं जिस दिन से मेरी लाइफ में कुछ चीजें समझ आने लगती है ना, जैसे आप बोलने लगते हैं कि पापा मम्मी, एक धुंधली धुंधली सी बनने लग जाती है इमेज, हम्म। वहां से लेके और उस दिन तक मेरे सर हर दिन जो समझ में आया था उस हर दिन सामने आया सर मेरे 5 मिनट में। पूरी ऐसे ऐसे वो जो पहले नहीं चलती थी सर, ऐसे रील आती थी कैमरे में, वैसे चलती हम्म। रहती थी। सब कुछ चला सर मेरे। उसके बाद में मैंने खुद को प्रोसेस किया कि हाँ भाई तूने कर लिया, तूने मेहनत करी थी, खैरात में कुछ नहीं मिला है, मिल गया। अब आराम से इस मोमेंट को एंजॉय कर। फिर मैंने मेरे जो दोस्त थे ऑफिस के सारे, वो वहीं बाहर ही थे उस टाइम, पार्क है बाहर में, तो पार्क में खड़े थे। तो उसने, मेरे दोस्त ने सबको बताया, सब आगे। फिर मेरा भाई है सर छोटा, सीआरपीएफ में एएसआई है वो। फिर मैंने उसको बताया, उसकी शायद उस टाइम जम्मू डेपुटेशन पे जा रखा था, उसको बताया। तो फिर वो सर, वो तो इतना खुश हुआ, वो भी रोने लग गया फोन पे। तो मैं तो सोच रहा हूँ जिसको कर रहा हूँ मैं भी रो रहा हूँ, सामने वाला भी रो रहा है, संभालने वाला कोई मिल नहीं रहा। फिर उसके बाद में दोस्त थे बाहर, तो आराम से सर हंसी मजाक हुई सबसे। फिर मेरा एक दोस्त है 24 में, जिसको बीएसएफ मिली है रिजर्व लिस्ट में। हम्म। फिर उसका फोन आया, फिर उसने स्टेटस स्टेटस लगाया मेरा कि ऐसे है सर। एक चीज बताता हूँ मैं सर ना, मेरे को बहुत लोगों पे सर विश्वास तो था। मैंने मेरे भाई को 3 दिन पहले मैसेज करा था कि यार पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। बोला तेरा हो जाएगा, तेरे को लग क्या रहा है, तेरा हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है राहुल कौशिक करके, तो उसने तो सर मेरे को बहुत, वो ऐसे मतलब हरियाणा का ही है सर, प्रॉपर रोहतक का। वो तो ऐसे बोला मेरे लाडला भाई का ना होगा तो किसका होगा भाई। फिर मेरा तो ऐसे, वो हर बार ऐसे बोलता रहता था, बोले लाडला भाई तो हमारा ही ना इस बार। और जो अभिषेक है सर, जो अभी बीएसएफ में है, एसी बन रहा है वो। तो उसने सुबह मेरे से 10 बजे फोटो मांग ली थी, बोले यार तेरे इंटरव्यू की फोटो भेजना। मतलब सर कई लोग ऐसे थे। एक जो डीजीपी है सर, इसमें रिटायर्ड है, जो संकल्प में जो मोक्ष लेते हैं सर, उनको पता नहीं कि क्या इंट्यूशन थी उनको, मेरे को पता भी नहीं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस दिन उन्होंने मेरे को एक मैसेज करा, गुड लक अंकित, यू विल स्कोर वेरी गुड, आई आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। वो मेरे पास मैसेजेस भी हैं। और मतलब मैं डालना भी चाह रहा था कहीं, फिर मैंने सोचा कि ठीक है किसी पर्सनल चैट है, कहीं चैट्स कहीं डालनी नहीं चाहिए। तो वो मैंने कहीं डाली नहीं सर। लेकिन मैं कम से कम मेरी लाइफ में सर 6 लोग होंगे जिन्होंने मेरे को पहले बोल रखा था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इतना ट्रस्ट था सर मेरे पे। तो वो ये कि सर इतने लोगों का ट्रस्ट होता है ना आप पे, तो सर दुआएं सुन ही लेता है भगवान। कहीं जहाँ पे दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं कर लेती है बिल्कुल सर। बिल्कुल, नहीं यहाँ पर आपकी मेहनत भी सबसे ज्यादा रही है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। माता और पिता का क्या रिएक्शन था, और उन्होंने आपको कॉल सर पे क्या बोला, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, खासकर पिता। हाँ सर, मेरे मेरे मतलब मेरे पापा से मैं बात करता हूँ तो मैं कभी बोलता हूँ पापा जी दोग देता हूँ, जैसे राजस्थान में बोलते हैं पापा जी दोग दे। फिर या फिर बोलते हैं पापा जी नमस्ते।
तो मेरे पापा बोलते हैं हाँ नमस्ते नमस्ते। तो लेकिन उस दिन मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया, तुम्हारे पापा जी नमस्ते, तो फिर बोलते हैं नमस्ते बेटा, खुश रहे बेटा, ऐसे बोला उन्होंने। तो सर वो मतलब वो तो सर मोमेंट बन गया मेरी लाइफ का ना, कि ना उसके पहले बोला होगा, अभी तो चलो वैसे ही हो गए वापस उन चीजें प्रोसेस में आ गई, तो वापस नमस्ते ही बोलते होंगे। मतलब वो एक पल था सर, उन्होंने बोला कि खुश रहे बेटा। तो मतलब लगा कि यार इस चीज के लिए तो कर रहा था बंदा मेहनत, पूरी लाइफ टाइम यही तो करता है। मम्मी या सर मम्मी ने मतलब घर वालों ने इतने स्टेटस लगाए मेरे छोटे, बट जब से छोटा था छोटे की फोटो लगा दी, फिर बड़े की लगा दी, मतलब इतना खुश हुए सर। दो छोटी बहनें हैं सर, वो भी इतनी खुश थी कि वो होता है ना सर कि जब आप लाइफ में स्टार्टिंग, जब आप जो चीजें करने से डरते हो, जैसे सोचते हैं कि यूपीएससी में जो ऑफिसर बनना सर नहीं होती है सर। आप कितने ही बड़े विद्वान पैदा हो जाओ, अगर आपको कोई साथ ले जाने वाला आगे नहीं है, अगर आपके मेंटल बैरियर है, तो मेरे सर मैं नहीं मानता मेरे मेरे गांव में या मेरे आसपास में सर ऐसे लोग होंगे जो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है सर, बहुत ज्यादा टैलेंट। लेकिन उन लोगों के ड्रीम्स वहीं सेक्रीफाइस हो गए, किसी के आर्मी में हो गए, किसी के नेवी में, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पे वो जा सकते थे आर्मी में, एसएसबी क्लियर कर सकते थे। पर सर वही है ना कि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी सर, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को थोड़ी फ्रीडम दी कि जा तू हम्म। कर ले जो तेरे को करना है। क्योंकि जब एनआईटी से ग्रेजुएट होकर आप बैंक में नौकरी करते हो, एक ग्रुप सी की नौकरी करते हो सर, बहुत ताने होते हैं सर। जब जब ये सब कर रहा होता है ना, तो माँ बाप के गर्दन पे तलवार लटकी रहती है सर, कभी भी वो तलवार चल सकती है। तो सर मैंने वो तलवार नहीं चलने दी सर, आखिरकार मैंने तलवार हटा दी है सर, क्योंकि बिल्कुल। कितनी ही अच्छी सोसाइटी हो, आप अगर आप थोड़ी सी भी आप चुकेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा सर। और झेला है सर, मैंने भी झेला है। क्योंकि मैं तो चलो सर ओवरकम कर गया कि मेरे पास अच्छे दोस्त थे, अच्छे पेरेंट्स थे, अच्छे भाई बहन थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास ये सारी चीजें नहीं थी कि उनके पास अच्छे दोस्त हो। तो कई बार हम्म। सोसाइटी ने उनको इफेक्ट किया है। मेरे पापा को मैंने कई बार ऐसे गुमसुम होते देखा है, मम्मी को के बातों में ऐसा रिएक्शन देखा है कि वो सोसाइटी की चीजों से परेशान है। लेकिन सर अब नहीं होंगे, मैं दुआ करता हूँ कि जो जो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे उनको भी लाइफ में उनके जवाब मिल गया होगा। तो और सर ये हर हर किसी के लिए है कि अब जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को ना एक लिमिटेड वे में फ्रीडम देनी चाहिए सर। उनके जो डिसीजन होते हैं, उनको डिसीजन लेने की जो एबिलिटी उनको जनरेट करनी चाहिए सर। आप अगर सर बिल्कुल। किसी भी अच्छी चीज, अगर आप असिस्टेंट भी कमांडेंट बन गए, और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए जिंदगी में, अगर आपने स्टार्टिंग लेवल पे डिसीजन नहीं लिए, तो आप वहां भी डिसीजन नहीं ले सकते सर। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने। जो चीजें रही है ना यार, मतलब जो जिस होम टाउन से आप लोग आते हैं और हम सब लोग आते हैं, जी तो वहां जी पर सर। ये सब चीजें ना, असिस्टेंट कमांडेंट बनना, मैंने आपकी रील्स भी देखी थी, पूरा जी डीजे सर। लगा के आपका पूरा जी बढ़िया सर। स्वागत किया गया। जी उसके बारे में बिल्कुल एक सर, बार। बिल्कुल। सर मतलब ऐसे है कि मैं इस चीज की भी सर एक मैनिफेस्टेशन है सर। मैं 10th में था, तो एक्चुअली जो गुडागोड़ जी एक थोड़ा सा स्कूल्स का हब है वहाँ पे। एक स्कूल में कंपटीशन होता है कि इसमें मेरिट आएगी, इसमें मेरिट आएगी। तो सर 10th में से था कि हमें भी जैसे पिकअप पे आगे बैठाएंगे, डीजे चलता रहेगा माड़ा डाल के आगे। सर वो परसेंटेज नहीं बनी, चलो अलग बात है वो। फिर 12th में भी यही रही मन में, तो 12th में भी ये चीजें रहेगी, मन की मन में रहेगी सर। उसके बाद में तो चलो ठीक है, इधर एडमिशन हो गया, एनआईटी में एडमिशन हो गया, पढ़ते रहे। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं लाइफ में मैनिफेस्ट करता रहता था कि एक दिन आएगा। क्योंकि इससे सिर्फ थोड़े ही दिन पहले हमारे गांव में कोई लड़का है, उसकी कोई सिस्टर लगते हैं, धर्म की बहन, तो वो आरएएस में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने उस सिस्टर का, मतलब वो किसी और दूसरे गांव के थे, लेकिन फिर भी हमारे गांव में स्वागत किया। तो मेरे मेरी मम्मी वहां जा रखी थी, मेरी बहनें वहां जा रखी थी, उस रैली में जा रखी थी मतलब। तो हम्म। वो जो उनका जो स्वागत कार्यक्रम था उसमें, तो मेरी बहन मेरे को बोल रही तेरी भी ऐसी निकालेंगे रैली, मतलब वो बोला हाँ हाँ जरूर ऐसी निकालेंगे सब। तो वो बोल रही बिल्कुल। थी कि चलो ठीक है, मतलब वो सर मेरे को भी कहीं ना कहीं लगा कि यार देखो कितना वो है ना, कि कितना नाम होता है अपने पेरेंट्स का, कि एक दिन के बिल्कुल। लिए तो बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा भगवान ही बन जाएंगे। सर मैं जब उसमें खड़ा था ना, तो मेरे पापा मेरे साथ ही खड़े थे साइड में। सर मैंने वो उनकी आंख, मतलब उनकी जो आंखें होती है, उनके जो भाव होते हैं उसमें वो देखी हैं, वो सारी चीजें प्राउड देखा है सर। कि ऐसे मैंने वो लोग देखे जो सामने उसके आगे आगे वो लोग चल रहे थे, जो एक टाइम ऐसे बोले थे कि ये तेरा लड़का है, तेरे को तेरी जिंदगी खराब कर देगा, वो लोग भी साथ साथ चल रहे थे। तो सर ये लाइफ का पार्ट है सर। और मैं सर उन लोगों का बहुत, मेरे मतलब ऐसे ऐसे सर रिश्तेदार थे, मेरा एक भाई लगते रिलेटिव, उन्होंने पूरी लिखी। मेरे मम्मी को बोला कि कैसे ऐसे घर आ जाएगा, हम लेके आएंगे पूरे स्वागत के साथ, लेके आएंगे, इतना अच्छा स्वागत करेंगे कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं बना है वो कि नॉर्मल कुछ भी बन गया हो, कि उसने की कोई पेपर निकाल दिया। वो असिस्टेंट कमांडेंट बना है, उसको उसी के तरीके से लेके आएंगे और उतना ही करेंगे सर। और देखा होगा सर आपने कितने लोग थे सर, मैं तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग भी देखे बिल्कुल। जिनको जिनको सर मैं जानता नहीं था, वो हग कर करके सर मेरे को रोए हैं सर, ऐसे लोग भी देखे हैं। एक तो सर मेरे पापा से भी बड़े एज के, शायद लगते होंगे कुछ भी, मैंने उनको कभी नहीं देखा ना मेरे गाँव में देखा कहीं भी, वो आके सर मेरे पैर पड़ रहे थे कि तूने बहुत बहुत बच्चों की जिंदगी बदल दी। मैंने उनको उठाया, मैं कहा ठीक है, फिर मेरे वो हग करके सर कम से कम भी 2 मिनट रोए हैं सर वो मेरे, कि तूने ये क्या कर दिया हमारे। क्योंकि सर वही लास्ट में वही चीज आती है सर, जब वहां से कोई बड़ा निकलता है 12th फेल मूवी में बिल्कुल। जैसे दिखा रखा है सर, वो जैसे जो वो बैरियर तोड़ते हैं ना सर लास्ट में। तो वही है कि वो बहुत सारे लोगों के लिए, अब सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में सर वहां से भी और असिस्टेंट कमांडेंट निकलेंगे सर, सीडीएस में बिल्कुल जाएंगे, यार। लेफ्टिनेंट बनेंगे, एनडीए में जाएंगे सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये बेल्ट है ना पूरी झुंझुनू वाली, ये जी इधर सर। हरियाणा के बॉर्डर और ये हाँ राजस्थान जी का जो जी बॉर्डर सर। है ना, इससे सबसे ज्यादा लोग फौज के अंदर अभी हैं। और जी सर। मोस्टली जो है वो अर्ली निकल जाते हैं, एक्स वाई ग्रुप में निकल गए, आर्मी की कोई एंट्री है उसमें बिल्कुल। निकल गए, और सीडीएस में और इसमें भी निकलते हैं बच्चे, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं निकलते हैं। बिल्कुल नहीं तो निकलते हैं सर। बिल्कुल। तो वो ऑफिसर वाली जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर भी अब धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। जा रहे हैं सर, वो तो अच्छे लोग जा रहे हैं सर, और अच्छा करेंगे भी सर। जब मैं एनआईटी में मेरा एडमिशन हुआ था, तो हमारे गांव से मैं पहला कैंडिडेट था जो एनआईटी में एडमिशन जिसका हुआ है। सर अभी हम देखते हैं तो सर मेरी दो कजिन लगती हैं, मतलब हमारी फैमिली में है वो अभी नीट अभी की बच्चे गवर्नमेंट जा रहे कॉलेज में। हैं। नीट की गवर्नमेंट कॉलेज में एक मेरा मौसी का लड़का है, वो आर्मी जो जो टेक्निकल कॉलेज है पुणे उसमें है। और भी सर बहुत लोग हैं सर। आप अगर कर लेते हो ना, तो आप चार लोगों के लिए रास्ता खोल देते हो। बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल। अंकित अंकित भैया एटलीस्ट ने कर अवे लिया, तो हम तो कर ही लेंगे। हाँ, एटलीस्ट एक अवेयरनेस जरूर फैलेगी कि हाँ, एक सीएपीएफ एग्जाम जरूर भी सर। होता है जिससे असिस्टेंट कमांडेंट बना बिल्कुल जा सर। सकता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अ, अंकित, देखो फैमिली का, रिलेटिव्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है आपकी सक्सेस के पीछे। मैं चाहता हूँ किसी किन्हीं दो या तीन चार दोस्तों के बारे में आप मेरे को बताओ, मतलब उनके नाम बताओ मेरे को कि उन्होंने मेरे को ऐसे बिल्कुल कंट्रीब्यूट सर। किया। सर जैसे पहला सर, पहला जो मेरा दोस्त है, मेरा पहला एसएसबी था राहुल कौशिक। हाँ ठीक है सर, हम गांधीनगर में साथ मिले सर। हाँ। 22 में एसएसबी था सर हमारा, हम वहाँ साथ मिले सर। और आज तक सर हम इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मतलब भाई भी नहीं रहते होंगे ऐसे हम ऐसे रहते हैं। वो बहुत अच्छी जगह सर्व कर रहा है सर अभी भी। और हमने बहुत मतलब एसएसबी की कोचिंग भी करी गुड़गांव में साथ में। सर उसको मैं मतलब वो बंदा वो इतनी ऐसी जॉब में है कि अनअवेलेबल रहता है सर। हम्म लेकिन मैंने उसको कभी भी कॉल किया ना सर, चाहे वो मैं कैसे भी, चाहे मैंने मेरा मैसेज उस तक मैंने डिलीवर कर दिया, तो आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने मेरा रेस्पॉन्स नहीं किया हो। और आज तक सर, चाहे मैं किसी वो अच्छी पोस्ट पे हो, मैं चाहे ग्रुप सी में वर्क कर रहा हूँ कुछ, ये चार चीजें हमारे अंदर डिफरेंस आए भी नहीं सर। उसने मतलब वो हमेशा यही बोलता था, लाडले भाई का हो जाएगा, लाडले भाई का मेरे सर, आप मेरे इंस्टाग्राम की सर कोई पोस्ट उठा के देखोगे ना, तो आपको हर एक दो पोस्ट के बाद में वो मिल जाएगा, लाडले भाई का टोरा सा है लाडले मतलब वो सर ऐसे लोग होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सर नेगेटिविटी किधर से आ ही नहीं सकती सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरा दूसरा सर मेरा भाई है अमित, जो सीआरपीएफ में एएसआई है सर। तो हम्म। मतलब वो तो सर छोटा है मेरे से, लेकिन ऐसा खड़ा रहा ना सर कि जैसे जो पिलर लगा देते हैं हम घर पे, कि हिल ही नहीं पाओगे तुम कितना भी, मतलब उसको तो मैंने सर कुछ भी बोला ना कि मेरे को ऐसे ऐसे भाई तू ये संभाल लेगा, हाँ संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे से छोटा है सर। रियल में होता है कि छोटा भाई बड़े को बोलता है कि भाई यार ये संभाल लेना, मैंने छोटे को बोला सर कि भाई यार ये संभाल लेना। मतलब सर बिल्कुल उसने हर सिचुएशन में साथ करा दिया सर मेरा, कि हर हर मतलब कि ऐसे लोगों के तो सर एहसान भी नहीं गिनाए जा सकते सर। और बिल्कुल एक दो बिल्कुल। मेरे दोस्त हैं सर यहाँ पे हैं, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सर बहुत दोस्त है, हमारी एक पूरी वॉलीबॉल की टीम है सर। वो हमारी एक हम्म, यूनिट है सर, वो पूरी हम चाय पीने जाते हैं तो सारे छह से सात 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 जाते हैं। कहीं भी कुछ हुआ, किसी के कोई बर्थडे हुआ तो साथ, मतलब सर ऐसा है ना कि अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो ना लाइफ में, तो भगवान आपको अच्छे लोगों से मिलाता है सर। तो यहाँ सर ऐसे 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 लोग हैं, तो मैं क्योंकि अकेला रहता हूँ सर, पेरेंट्स नहीं रहते हैं। लेकिन सर चंडीगढ़ में कोई भी काम हुआ, कुछ भी हुआ, एक मेरे भाई लगते हैं लखवीर सिंह जाखड़, जो सीएजी में डबल ए हो सर। हम्म, चंडीगढ़ में पहली बार आया, तो जो अपने आसपास का, वो मेरे गांव से 5 6 किलोमीटर दूर ही है। तो हम्म, उनसे मैं मिला बस में, हरियाणा रोडवेज में हम जा रहे थे, उनसे पता लगा कि हमारे, उन्होंने इतनी हेल्प करी सर मेरी, चंडीगढ़ में ही इतनी हेल्प करी, उनके इतने कॉन्टेक्ट थे। आज भी मैं उनको बोलता हूँ ना, भाई साहब ये मेरे को ये दिक्कत आ रही, तो मतलब अनकंडीशनली सर, कभी भी फोन कर दिया रात को 1 बजे कर दिया, भाई साहब ये दिक्कत है, वो सोल्व हो जाएगी। ऑफिस में मेरे दोस्तों को मैंने बोल दिया कि यार मेरे ये है, मेरे को अभी चलो मेरे साथ चलो, मेरे को ये कोट पैंट सिलवाना, मेरा इंटरव्यू आ रहा है, चलो सारे 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 गाड़ी में बैठ जाएंगे, चाहे किसी को कुछ करवाना हो, 6 7 सारे के सारे साथ हो जाएंगे। सर बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना सर, तो कितना ही बड़ा गोल हो, कुछ सर कुछ नहीं होता, अचीव कर लेता है बंदा, टाइम लग सब जाता है अच्छी सर। मेहमान है। किसी को पहले अटेम्प्ट में मिल जाते हैं, किसी को दूसरे में सर, किसी को लास्ट में। पर सर ये सारी मेमोरीज होती हैं। मैं सर इस चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए सर, कभी भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया अलग चीज है और सोशल होना अलग चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है ना सर, अगर आप लाइफ में, अगर आपके एक झटका है ना नेगेटिव, आप खत्म हो जाओगे वहाँ। ये लेकिन सही जिसके कहा। पास अच्छी सराउंडिंग है ना सर, वो कभी भी नहीं होगा। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने। और जो आपकी जर्नी रही है, देखो स्पेशल आपकी जर्नी सबसे खास इसलिए है क्योंकि जो रूट्स है ना, वो बिल्कुल एक गांव से ऐसे जुड़ी हैं। वो हर चीज आपने एक्सप्लोर करी है जीवन में, वो खेत से लेकर के जी सर। वो एक छोटी जी सर। नौकरी, और उसके बाद दोस्तों का प्यार और घर वालों का सहयोग, और उसके बाद जी जब सर। जी खुशी सर। आई, और उसमें खुशी के अंदर जी जब सर। सब लोग शामिल हुए, पूरा सब शामिल परिवार, हुए पूरा सर। गांव, और जितने भी आपको जानने, और जो जो जानते भी नहीं थे उनको भी जब पता चला कि यार ऐसे ऐसे हमारे गांव का लड़का है हाँ। अंकित, 27वीं जी रैंक सर। आई है उसकी, तो वो भी आपकी खुशी में शामिल हुए, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये शायद आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट रहेगा आपके जीवन का ये। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। मेरी तरफ से भाई आपको बहुत बेस्ट विशेस। और जब मैंने आपके आपके इंस्टाग्राम पे आपका देखा, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ही देखा, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं जी तो सर। आजकल जी सर। इंस्टाग्राम पे सब लोग जी सर। पोस्ट करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल जाहिर सर। करते बिल्कुल हैं। हाँ। जी तो सर। वहां जी से सर। मैंने आपको देखा, और बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके अंकित।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप तो सर भाई हो हमारे। अभी बिल्कुल जैसे आऊंगा बिल्कुल। मैं कभी नाम बिल्कुल सर आपसे मिलेंगे सर। आप तो बिल्कुल जब भाई भी हो आप सर मेरे। नारनौल आओ, इस सैटरडे संडे बिल्कुल जब भी सर। आप फ्राइडे को आओगे आई गेस, तो जी बिल्कुल सर, मिलके हाँ जी, जाना। बिल्कुल सर, श्योर सर। चलिए ठीक है अंकित, और कुछ आपको कुछ ठीक भी है सर। बताना है तो बताओ। नहीं सर, बस मैंने मेरी जर्नी शेयर कर दी सर। और बस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरा तो सर एक ही फिलोसॉफी रही है कि लाइफ में एक अपना गोल होना चाहिए। और हम्म। उस गोल के लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी चाहिए। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी एक्शन हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, छोटी चीज कर रहे हो, बड़ी चीज कर रहे हो, सर कहीं ना कहीं वो उसका जो एंड होना चाहिए उस गोल के पास ही जाके होना चाहिए सर। बिल्कुल चाहे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप अच्छा अच्छा किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो फिर वही आपको वही चीजें करनी चाहिए जो आपको उस स्पोर्ट्स में अच्छा बना दे। बिल्कुल 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 सही कहा अंकित यार। चलिए ठीक है अंकित, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद सर बधाई हो, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी इस और जर्नी को मैं तो एंजॉय ऐसे ही करो आप। लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ कि अगली बार जब 26 का रिजल्ट आए तो आप इधर बैठे रहो और हम यूट्यूब पे अकेडमी में या कहीं भी बैठ के आपकी पॉडकास्ट देख रहे हो, किसी को शेयर कर रहे हो कि भाई ये देखो अगली, बिल्कुल मैं आया था 25 में, 26 में ये यार 27 है। ठीक है बिल्कुल सर। यार। सही है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके। और ऑनेस्टली मैं जब तुम्हारी रील्स देखी ना, जब मेरा बहुत मन था कि यार मैं अंकित के साथ जरूर करूंगा। ठीक है जी तो, सर। क्योंकि मेरे को पर्सनली आपकी ना जो जीवन था, जो भी आपकी पहले की अर्ली लाइफ जी रही, सर। और जब मेरे को जी पता सर। चला कि झुंझुनू से हो, तो फिर जब आप हमारे पास मतलब आपके घर के पास आसपास कोई होना, जी तो उसके जानने में सर। जी सबसे सर। ज्यादा मजा आता है कि यार इस बिल्कुल बंदे सर, ने क्या बिल्कुल किया। सर, हाँ। और सर वही सही। भी है ना कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से कनेक्ट कर लेते हो कि यार अपने हम्म। ही बीच से बंदा निकला है, अपने ही आसपास का बंदा है। क्योंकि सर कहीं ना सही। कहीं आप कितने ही सराउंडिंग में हो, लेकिन आप अगर किसी से कनेक्ट करते हो ना तो सर आपको बहुत खुशी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत प्राउड फील करते हो किसी के बारे में। इससे पहले अगर मेरे आसपास में कोई भी लड़का या फिर मेरे दोस्त भी कोई सीडीएस में रिकमेंड हुआ तो सर मैं बहुत खुश हूँ। हमने खुश हो के बहुत लोगों के स्टेटस भी लगाए, बहुत लोगों की रैलियों में हम बिल्कुल नाचे भी है खुद भी जाके। बिल्कुल तो सर बिल्कुल एक ये साइकिल है, कभी हमारा नंबर आएगा कभी उसका आएगा, बस ये साइकिल है, चलता रहेगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ठीक है अंकित, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। ठीक है।